फ्रॉम भरतपुर। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, प्रिविलेज है कि मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। मेरा ओरिजिनल इस बिजनेस का जो ओरिजिनेट कहते हैं या नहीं, सब कुछ गाजियाबाद से है। जो कुछ मैंने सीखा है सब कुछ गाजियाबाद से सीखा है। आज से लगभग 9 साल पहले मुझे मेरे मित्र ने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी थी, और जब ये अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मेरा दिमाग बिल्कुल ओपन नहीं था इसको जानने के लिए। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट ये कि अपॉर्चुनिटी मेरे तक पहुंची कैसे और मैं क्यों ओपन नहीं था, मेरा लाइफ स्टाइल क्या रहा है, मेरा जिंदगी का बैकग्राउंड क्या रहा है। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी माँ बताती है मैं बहुत छोटा था, क्योंकि कोई भी इंसान इस धरती पर आता है वो ये नहीं जानता कि उसका साइज क्या है। इसलिए मैंने सुना है और फिर बाद में पता चला वो तो सभी छोटे पैदा होते हैं, इसलिए कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और मेरी सारी स्कूलिंग डीक कस्बे के अंदर हुई। मेरे फादर का एक ड्रीम था कि बेटा मेरा नौकरी करे, इसलिए मैं सारा एजुकेशन वहां पर किया। और हम 6 भाई बहन हैं, हम 3 भाई हैं और 3 बहन हैं। मेरे बड़े भाई इस बिजनेस के अंदर एज ए प्लेटिनम, जो मेरे स्पॉन्सर भी है। मेरा छोटा भाई जिनका मैं स्पॉन्सर हूँ एज ए फाउंडर प्लेटिनम। और हमारी 3 सिस्टर है वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो बिजनेस को लेकर बहुत एक्साइटेड है इस टाइम। मेरे फादर एक सरकारी कर्मचारी थे, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक प्रोफेशन होता है पंचायत प्रसार अधिकारी, उसके अंदर उन्होंने जॉब किया था और वो बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। आज वो लगभग 17 साल से 16 या 17 साल से रिटायर्ड है और पूरी तरह हेल्दी है। जब एक इंसान जो ईमानदारी का पैसा बनाता हो, हार्ड वर्कर हो और स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा सैलरी ना मिलती हो, तो उस परिवार का क्या लाइफ स्टाइल होता होगा आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो हमारा लाइफ स्टाइल के नाम पर बहुत कुछ नहीं था, बस सिंपल लाइफ थी। हमारी जरूरत भर पूरी हो जाती थी, जिसकी डिमांड होती थी वो हमारे फादर हमको ला कर देते थे, लेकिन एक साथ वो सब कुछ नहीं मिलता था। इस महीने हमें कुछ चाहिए था तो वो नेक्स्ट मंथ के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता, क्योंकि अगर मुझसे पहले किसी और ने मांग लिया तो पहले उसका नंबर आता था। हर उस इंसान की यही कहानी होती है जिसके परिवार के अंदर लिमिटेशन ऑफ इनकम होती है। यस और नो? यस। हमने सपना था हमारा कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, ये हमारा भी सपना था और हमारे फादर का भी सपना था। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। 10वीं किया, 11वीं क्लास पास किया, पीएमटी का एग्जाम दिया, क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद वेटनरी का एक एग्जाम अलग से होता था, पहले पीवीटी जो अभी नहीं होता, उसको दिया, उसे भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो फिर दिमाग में आया चलो हम किसी न किसी ऐसे जॉब के लिए अप्लाई कर दें जो जिसके लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। मैं नर्सिंग के लिए अप्लाई नहीं किया था। दिमाग में एक चीज थी कि मैं किसी न किसी बिजनेस को देखूंगा, और मैंने फादर से रिक्वेस्ट किया और फादर ने हमारे अलाउ किया कि आप कोई बिजनेस में हाथ डाल सकते हो। और उस टाइम मेरी एज बहुत कम थी, लगभग 17 साल के आसपास उम्र थी, और हमने तेल मिल का धंधा शुरू। हमारे यहाँ पर सरसों बहुत होती है और तेल मिल का काफी बड़ा व्यापार होता है, तो हमने मिल को लगाया। मैं और मेरे बड़े भाई ने बहुत हार्ड वर्क किया उसके अंदर, और 3-4 साल तक हमने उससे पैसा बनाया, लेकिन चौथी साल में सारा पैसा डूब गया और बिजनेस पूरा डूब गया। हमारे सामने अब 2 ही ऑप्शन थे, या तो हम किसी से कर्जा लेके दोबारा से बिजनेस को खड़ा करें या हम किसी नौकरी की तलाश करें। और लगभग 19-20 साल पे सारा कुछ कर लिया था हमने, और 20 साल की एज पे हमने डिसीजन लिया कि अब हम नौकरी करेंगे। और मैंने उस टाइम जो आसानी से मिल सकती थी वो नर्सिंग का जॉब था। मैंने अप्लाई किया और एसएमएस जयपुर के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया, और सवाई मान सिंह हॉस्पिटल से मैंने एज ए जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा किया। खासियत क्या थी उस टाइम डिप्लोमा की, परसेंट बेस पर होता था, कोई कंपटीशन क्वालिफाई नहीं करना पड़ता था, और एक बार सिलेक्शन हो जाए तो विदिन 60 डे जॉब गारंटी थी। इसलिए उधर हमारा 3 साल का डिप्लोमा पूरा हुआ, उसके 40वें दिन हमारा जॉब लग गया और पहला पोस्टिंग था मेरा जोधपुर। और ट्रेनिंग पीरियड में ही हमारा एंगेजमेंट हो गया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। और जब मेरा जॉब लगा था उस टाइम मैं एक बेटे का बाप बन चुका था। 21 साल की उम्र पर मेरे पास एक बेटा था। सोच रहे सब बड़ा अजीब सा है। हमारे जिस समाज के अंदर हम रहते हैं मैक्सिमम डिसीजन हमारे मदर फादर लेते हैं, और हम उनके सामने कुछ नहीं कर सकते थे। नतीजा ये हुआ कि हमारा पोस्टिंग जोधपुर हो गया, हमें सैलरी मिलने लगी और लगा कि अब जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। फादर का ड्रीम पूरा हो गया, वो बड़े खुश थे कि बेटे की नौकरी तो लगी। और मैं जब वहां फैमिली को लेके गया और जो सैलरी मिलने लगी थी उस सैलरी को देखकर नहीं लगता था कि हम बहुत ऊंचाई छू पाएंगे। थोड़ा सा खर्च करते थे, थोड़ा सा बचाते थे, और बचत करके वो परिवार के अंदर देते थे। हमें फिर ऐसा लगने लगा कि अगर हम यहाँ छोड़कर अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले जाएं, क्योंकि मेरा जोधपुर मेरे घर से लगभग 700 किलोमीटर दूर था, तो महीने और 1.5 महीने में आना हो पाता था। तो हमने ट्रांसफर करा लिया अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भरतपुर के पास और डीक के बीच में एक छोटी सी जगह है, वहां पर मेरा ट्रांसफर हो गया। वहां मैंने 2 साल जॉब किया। उसके बाद मुझे लगा कि जगह बदलनी चाहिए, तो फिर मैंने एक और जगह पर ट्रांसफर कराया। वहां मैंने लगभग 8-9 साल जॉब किया। उसके बाद फिर मैंने और एक जगह पर ट्रांसफर किया। अभी मेरा पोस्टिंग है मेरे घर से ठीक 12 किलोमीटर दूर, और वो इतनी छोटी जगह कि वहां पर मैंने मैक्सिमम नाइट ड्यूटी करता था। मुझे लगा कि यहाँ पर मैं नाइट में कुछ कर सकता हूँ, तो मैं प्लान कर रहा था अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। मेरे दिमाग में कुछ फ्रेंचाइज थी, एक स्वीट के फ्रेंचाइज की, मैं ब्रिजवासी मिष्ठान भंडार की फ्रेंचाइज लूंगा और उसको मैं डालूंगा डीक के अंदर, भरतपुर के अंदर। मुझे रात में ट्रेवल करूंगा, दिन में एम्प्लॉय रखूंगा, उन्हें देखूंगा। मैंने बीच में कारपेट का काम भी किया। कारपेट गली से होते हैं, नुमाइश के अंदर वो भी दुकान लगाई। जबकि मेरे किसी भी उसने फादर और ग्रैंडफादर या किसी भी पीढ़ी ने कभी भी किसी बिजनेस को ना किया था, ना सोचा था। बट मेरा थॉट हमेशा बिजनेस मेंटलिटी का रहा है। बहुत सारे धंधे किए, प्रैक्टिस भी करने की कोशिश, क्लिनिक भी खोला, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। पैसा मिला थोड़ा बहुत, पर वो नहीं जो पैसा चाहिए था। मेरे पास ये समझ में आने लगा कि बहुत जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए। और संयोग से मैं जिस जगह पर अभी पोस्टिंग है वहां पर मैं आया था, तो मैं यूं ही आया था क्योंकि मैं लॉन्ग स्टे में आ रहा था और मुझे वहां से जगह बदलना था। मेरा मानना था कि मैं 2-3 महीने जॉब करके वापस अपनी जगह चला जाऊंगा और दोबारा से मुझे 10 साल वहां आराम से नौकरी कर लेने दी जाएगी। लेकिन वहां पर मुझे जो शख्स मिले वो मेरे
बहुत ही पारिवारिक फ्रेंड थे और एक सब संयोग के, आपकी जिंदगी में जो कुछ घट रहा है वो ऐसे नहीं घटता, कुछ ना कुछ उसके पीछे एक और कहानी चलती है जिसका आप और हम आज अंदाजा नहीं लगा पाते। तब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मुझे ऐसी छोटी जगह पर क्यों जाना पड़ रहा है। मैं बहुत हार्ड वर्कर था और मेरे काम के अंदर मैं बहुत एक्सपर्ट था। इवन मैं इतना एक्सपर्ट था कि मुझे लाइट चली जाए और अगर एक दिन का बच्चा है मैं ड्रिप सेट कर सकता था उसकी, मुझे लाइट की जरूरत नहीं थी। फीलिंग्स एक्सपर्ट, यानी जो काम किया मैंने डूब कर किया। लेकिन उस पीएससी पर करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आने के पीछे जो रीजन निकला और जो था वो बहुत बड़ा मिला मुझे। वहां पर जिनके पारिवारिक संबंध थे वो मुझसे पहले से वहां पोस्टेड थे, मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह सिंसनवार। उन्होंने जैसे ही मैंने ज्वाइन किया उसके लगभग 3 या 4 दिन बाद उन्होंने कहा आओ बॉस बैठते हैं। वो मेरे काफी जूनियर हैं और उन्होंने कहा बैठते हैं और मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज दिखाता हूं। उन्होंने पेपर लिया और ये प्लान दिखाया। मैं कभी भी स्कीम्स के अंदर और ये जो गोल है और ये पैसा देना है और इतना मिलेगा आपको और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैंने कभी बिलीव नहीं किया। मैंने उस पेपर को पकड़ा और उठाकर फेंक दिया। मैंने ये पेपर, ये चीजें काम नहीं करती। ये सिलसिला फिर दूसरे तीसरे दिन फिर चलाया उन्होंने और फिर मैंने ऐसा ही किया और फिर तीसरे चौथे दिन फिर चलाया और फिर मैंने ऐसा किया और अंत में लगभग 15 दिन के अंदर अंदर मैंने एक लाइन बोल दी, या तो इस पीएससी पर नौकरी तुम करोगे या मैं करूंगा। फैसला ही करना है कौन ट्रांसफर कराना चाहेगा। क्योंकि जूनियर भी थे और फैमिली रिलेशन भी थे, इसलिए वो चुप हो गए। लेकिन उसके 3-4 रोज बाद उनके बड़े भाई आए हुए थे शहर के अंदर। उस टाइम उनका पोस्टिंग बहुत दूर था, अरुणाचल प्रदेश। वो आईबी के अंदर एक अच्छी पोजीशन पर हैं, अभी भी हैं और तब भी वो नौकरी कर रहे थे। वो इस बिजनेस को कर रहे थे। उन्होंने आकर उन्होंने कहा भाई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे बुलाया, मैं भाई साहब के पास बैठा। तब तक ये बिजनेस मेरे बड़े भाई को दिया जा चुका था। वो एलआईसी के अंदर एक बहुत अच्छी पोजीशन पर एक एजेंट के रूप में काम करते हैं, एज ए सीएम क्लब मेंबर अभी भी करते हैं। तो उनका मानना ऐसा था कि अगर इस इंसान को बिजनेस समझ में आ जाए तो ये हजारों लोगों को एक रात में ज्वाइन करा देगा। नो डाउट उनके रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन चूंकि मैंने प्लान को ब्रीफली देखा था जिसको मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं उनके काम में ऑब्जेक्शन डालने लगा। वो किसी को समझाते, मैं उसे भगा देता। मैं बोलता था भाई साहब के चक्कर मत फंस जाना, जो बोते हो मिलता है, अभी जानोगे कैसे मिलता है। और मैंने उनके काम को ड्रॉप करने के लिए सारे प्रयास किए और उन्हें समझ में आ गया इंसान जिद्दी है। देखिए मेरी जिंदगी के मेरे पीछे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। मैं एक बहुत ही जिद्दी इंसान हूं, जो ठान लेता हूं दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। मुझे एक चीज पता है कि मेरा सोचा हुआ अगर मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा दुनिया में कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। और मैंने जिद ठान ली थी कि मैं तुम्हें यह धंधा नहीं करने दूंगा। नतीजे वो नहीं समझ में आ गया था, ये बिजनेस नहीं करने देगा। इस इंसान को कैसे भी कन्विंस करूं। और कन्विंस करने का आसान तरीका क्या होता है? आसान तरीका क्या है? मीटिंग की जाए, और अगर मीटिंग में बैठने को तैयार नहीं हो तो मुझे बुलाया गया पर्सनली। और एक क्रेडिबिलिटी है उनकी मेरी नजर में। वाज एमफिल, पीएचडी और हाई पोजीशन जॉब है उनका, सब कुछ ठीक था। उन्होंने कहा कि क्या लगता है गोपी जी, मैं ये बिजनेस करता हूं, कुछ सोच कर करता हूं। मैंने बिल्कुल करते होंगे कि आपकी इनकम और मेरी इनकम में कितना अंतर? मैंने लगभग मुझसे 2.5 गुना सैलरी लेते हैं आप, कि मैं कोई ऐसे वैसे काम में हाथ डालूंगा? मैं नहीं डाल सकते। मैं ये बिजनेस करता हूं, आप शुरू करो। मैं नहीं करूंगा जी। रीजन क्या था? हाँ करने का मतलब है 6200 रुपए पेमेंट देना मुझे। सिंपल है, मेरे पास पैसा नहीं था। ये बहुत सच है। कई बार क्या होता है, आदमी बहुत सारे तर्क देता है, इंटेलिजेंट बनने की शो करता है, सीधा बोलने में शर्म आती है कि कड़काऊं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा आज आपसे। और वही मेरी स्थिति थी। मैं भी अपना रखता था, नौकरी है, नौकरी में ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम ये नहीं बोलने की हिम्मत कर पा रहे थे, ये पैसा नहीं है, हम ये कमी है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। सारे हमने जितने हथकंडे थे अपनाए। अंत में उन्होंने एक लाइन बोली, अच्छा गोपी ये सब छोड़ो, अगर इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए पैसे मैं लगा दूं फिर ये बिजनेस कैसा है? अरे इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर इससे अच्छा क्या होगा? सोचो जरा। ये तो मैं भी समझता था इस बिजनेस के अंदर हाथ डालोगे पैसा मिल जाएगा, अगर 6200 रुपए ना देना पड़े तो। उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, अभी तो वो भी नहीं रही। तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया ठीक है मैं स्टार्ट करा देता हूं और आप इस पैसे को मुझे नेक्स्ट सैलरी पर या जैसे भी आपको शूट करता हूं दे देना। ये पहला नियम था जो बिजनेस में आने के बाद हमने जाना, बाद में जाना तो बहुत कुछ जाना, कि एक नियम था जो तोड़ा गया था। और जब नियम किसी की जिंदगी बनाने के लिए तोड़े जाते हैं तो वो नियम टूटने में नहीं आते, वो तो जिंदगी बना देते हैं। और ज्वाइन करते ही मेरा पहला सवाल था मुझे क्या करना है। अभी तक आपका एमबी बिजनेस में बोल रहा था आपके में ये कमी है, आपका ये बेकार है, ये गलत है। लेकिन जैसे ही वो बिजनेस मेरा होने लगा तो मैं बोल लगा मुझे मेरे बिजनेस के लिए क्या करना है। और जो प्लान दिखाया गया था वो ये दिखाया गया था 100 पीवी से अगर आप 100 पीपल्स को ज्वाइन कराते हो तो 10,000 पीवी होता है, यू विल सिल्वर। और एक सिल्वर की आमदनी होगी लगभग 42,000 रुपए उस टाइम के प्लान के अंदर। क्योंकि मोटी बुद्धि थी, इतने इंटेलिजेंट होते तो 15 दिन थोड़ी लगाते, पहले दिन ही समझ जाते। नतीजा क्या था? पूरा जानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा बैठो हम आपको डिटेल समझाते। मैं डिटेल को मारो गोली, सिर्फ इतना समझा दो, 100 चाहिए, हम निकल लिए। मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी थी। मैं यूनियन के अंदर, अपने डिपार्टमेंट के अंदर यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट था और एक तरह से बहुत सारे ऐसे काम थे जो हर फालतू आदमी करता है, मैं भी करता था। लेकिन अपना एक रुतबा था अपने क्षेत्र में। वो अलग बात है कि पोजीशन नहीं थी पर रुतबा तो था। मैंने अपने साथियों को कहा कि एक बिजनेस है और एक मीटिंग रखते हैं। हमने एक पेड़ के नीचे मीटिंग रखी और सारे यूनियन के लोगों को बुला लिया कि कल मीटिंग है और आपको आना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। उन्हें लगा कि शायद हम कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट की समस्याओं को लेकर बात करेंगे। नर्सिंग एसोसिएशन का पूरा मीटिंग इकट्ठी हो गई और उस मीटिंग के अंदर हमने प्लान दिखाया
प्रमोद जी हमारे जो अपलाइन है उनको बुलवाया था, उन्होंने प्लान दिखाया, वो जब बोल चुके, हमारी समझ नहीं आया वो क्या बोल रहे थे, वो बोल चुके, मैंने कहा इनका प्लान पूरा हो गया, मैंने भाई साहब आप बैठिए अब हम प्लान दिखाते हैं। और हमने उसके बाद सीधा प्रमोद जी के बैठते एक लाइन बोली थी, मैंने सीधा सा अर्थ मैं समझा देता हूं, ज्यादा सवाल मत करना, आप, मैं समझ सकता हूं आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन सरल भाषा में यह कि कल सभी को अगर नौकरी करनी है तो 6200 रुपए लेके आ जाना। ये मेरा प्लान था, फर्स्ट प्लान, ये मेरा पहला प्लान था। जानते हो इसका रिएक्शन क्या हुआ? क्या हुआ होगा रिएक्शन? लोगों ने मुझे पकड़ लिया होगा, ऐसा लगता है ना। एक रात के अंदर 64 लोगों ने पैसे दिए थे मुझे, 64 ज्वाइनिंग्स। अरे साहब फिर तो मजे हो गए होंगे, मजे हो जाने चाहिए। पर बात वही है ना, एक्साइटमेंट तो अच्छी चीज है, बट साथ में नॉलेज ले लो तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। नॉलेज लेने को तैयार नहीं थे, एक्साइटमेंट बहुत था। 64 लोग तो आ गए, पर सारे के सारे एक ही लेग में डाल दिए, सिंगल लेग। 6400 पीवी, 15% चौड़ के चल रहे, पैसा कितना आएगा? आया होगा नहीं, बट कुछ लोगों को आया था। कोई तो 4000 पर रुका था, कोई 2000 पर रुका था, कोई 1000 पर रुका था, कोई 500 पर रुका था, कोई तो 100 पर भी था। उस टाइम तो 100 पर भी पैसा मिलता था। जिन लोगों को हमने कहा पैसा आता है, उनमें से कुछ को आया, पर हमको नहीं आया। हमें यह भी नहीं पता था कि 7000 पीवी कर देते तो हमें भी पैसा आ जाता। नतीजा ये रहा कि कुछ लोग विरोध करने लगे, पैसा नहीं आता, और हम एग्जाम्पल देते, नहीं उसे आया, उसे आया, उसे आया, कुछ खास लोगों को बाद में आएगा क्योंकि मुझे नहीं आया था। ये नहीं बोल सकते पैसा नहीं आता। मैंने कहा देखो, जिनको बड़ा पैसा आना उन्हें बाद में आएगा, जिनको छोटा मोटा देना था वो दे दिया। कोई बोल रहा था मुझे इतना मिला, मुझे इतना मिला, लेकिन अंदर से कुछ, वो जो मेरे अपलाइन थे जिन्होंने मुझे कन्विंस किया था, नाउ एमरल्ड है मेरे, उनका नाम है मिस्टर सुधीर सिंह सिंसनवाल। सुधीर जी तो अपने अरुणाचल जॉब पर चले गए, पीछे रह गए हम, और हम वहां के मुखिया, सबसे ऊपर हम। भाई साहब तो अलग हटे, उनका काम हमने रोका नहीं, हमने तो उनके 100 करने में हेल्प किया था। नतीजा ये रहा कि जब पैसा नहीं आया तो मैंने पुष्पेंद्र जी को पकड़ लिया। मैंने, मुझे ये बताओ पैसा क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा आपने प्लान को ढंग से क्यों नहीं समझा। मैंने, और क्या समझना था इसमें कि भाई साहब ने बताया था 100 लोग बना दोगे तो आपको 42,000 रुपये आएगा, आपने कितने बनाए? 64। 100 तो पूरे होने दो। मुझे बड़ी शर्म से आने लगी, मैं कितना बेवकूफ, इतनी सी बात नहीं समझ पाया। मैं गलत हूं, मैं मान गया कि आई एम रॉन्ग, मैंने आई एम सॉरी, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था सही वक्त आने से पहले। दूसरे महीने मैंने कहा इस महीने यही देखना है, पहले 100 का टंटा पार करते हैं। कितनी ज्वाइनिंग कराई? 36। साथ में एक लाइन और बोली थी कि पैसा कमाना है एमबीए में तो साइड में लैग खोलनी चाहिए आप। मैंने, ये क्या चीज होती है? यानी कि ऐसे एक को स्पॉन्सर किया है, उसमें ऊपर ही ऊपर मैंने छोटे भाई को स्पॉन्सर किया था, सारी लाइन उसके नीचे लगाई थी, ऐसे एक और स्पॉन्सर करो। मैंने, स्पॉन्सर क्या होता है कि वो बता देंगे आप तो पैसा लाते हो तो हम अपने आप कर देंगे। उन्होंने हमारी दूसरी लेग खोल दी और उसके अंदर 3600 पीवी था। पहली लेग में हमने तो डाले थे इसलिए फिर 3600, बट पैसा फिर नहीं आया। अब क्या आना चाहिए था? जोश बढ़ जाना चाहिए था, गुस्सा आ जाना चाहिए था। मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने कहा कुछ मिस्टेक तो है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि पैसा आ रहा है लोगों को। मैंने देखा है कुछ को तो आया, पिछले महीने भी आया था, इस महीने फिर आया कुछ लोगों को। मैंने, तेरे पास पैसा क्यों नहीं आता? और फिर हमने ढूंढना शुरू किया उस शख्स को जो हमें ये बता सकता था बिजनेस कैसे होता है। और मेरी अपलाइन में जिस शख्स ने मुझे सबसे पहले बताने की कोशिश की और बताना शुरू किया कि बिजनेस कैसे होता है, उस शख्स का नाम है मिस्टर विनोद चौधरी एंड संगीता चौधरी। एक बहुत छोटी सी एक स्कूल के अंदर पेस मीटिंग ले रहे थे वो, और उसमें बताया था कि सभी लोग जो पैसा बनाना चाहते हो उस मीटिंग के अंदर आ जाएं। और उन्होंने जो प्रमोट किया था वो ये था कि हमने पूछा था मैंने इस मीटिंग में कितना देना होगा, क्योंकि हमें पता है पहली मीटिंग के अंदर 6200 मांगे गए थे। तो उन्होंने कहा था ये ऐसी मीटिंग है जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना। मैंने कहा हम अटेंड करेंगे। तो वहां जो लगा, उनका बताने का तरीका समझ में आया था कुछ और है, ये बिजनेस वो नहीं है जो मैंने समझा है, मेरी समझ में फर्क है, बट इसको समझना चाहिए। और उन्होंने एक चीज बताई थी कि मैंने सर इस बिजनेस के अंदर पैसा आता है कि आता है? आपने कितने लोग ज्वाइन कराए? मैंने कहा 100 लोग पूरे हो गए, बट 1 रुपया भी नहीं आया मेरे पास। कि नहीं, ऐसे नहीं आता, इसके अंदर एक तरीका है। क्या तरीका है? कि एक सेमिनार है वो देखो आप। और मुझे दिल्ली सेमिनार के लिए बुलाया गया था। एक्चुअली वो सेमिनार नहीं था, वो दैट वाज टीम मीटिंग। और उस टीम मीटिंग में मेरे अपलाइन सुधीर जी को पिन लगनी थी। हम बड़े शौक में आए थे और लगभग 10 लोगों को साथ लेके आए। मैंने, चलो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा फंक्शन है और वहां ये होगा और वो होगा, और गाड़ी का किराया हमने दिया था, सब कुछ हमने किया था, लोगों को लेके आए। और जैसे ही मैं अंदर जाने लगा, आपको किसी ने कहा होगा प्लीज टिकट, कहा है किसी को? यस, मुझे भी कहा था टिकट। मैंने, टिकट तो नहीं है कि टिकट ले लीजिए। मैंने, कहां मिलेगा? उधर। मैंने कहा एक टिकट दो। मैं तो बड़ा ट्राइबल एरिया से रहने वाला हूं, समझ रहे हैं इस बात का अर्थ? वहां बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं रहते हैं आपकी तरह। तो उन्होंने कहा 100 रुपए दीजिए। मैंने, किस बात के? टिकट के? अरे वहां भरतपुर से हम 100 रुपए क्यों देंगे, हम तो नहीं देते। उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। तो कुछ अंदर चले गए थे, समझदार लोग नहीं गए थे मेरे जैसे। मैंने 4-5 को बाहर रोका, मैंने अंदर नहीं जाना। 100 रुपए करके 600 रुपए ले गए आदमी हमसे। और बाहर एक दुकान के ऊपर, स्टॉल के ऊपर हमने आराम से चाय, कॉफी और चाउमीन जो खा सकते थे वो खाया। और वो जब अंदर जाने लगे, मैंने कहा सारा पेमेंट मैं दूंगा पर अंदर नहीं जाने दूंगा। और सबका खर्चा दिया, वो हम ही लेके आए थे उन्हें, वो हमारा ही ग्रुप था। और बाहर बैठे बैठे एक कमिटमेंट लिया हमने उनसे कि एमबीए ज्वाइन नहीं करना है, ये कसम खानी होगी आप। उन्होंने हमें कसम दी, एक कमिटमेंट दिया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। मुझे बड़ी
खुशी हुई ये जानकर के ये लोग जो मुझ पर भरोसा करते हैं अब ज्वाइन नहीं करेंगे। यानी 100 रुपए कहां से लाएंगे ऐसे? उस एटीट्यूड का इंसान जो 100 रुपए की वजह से दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को जानने को तैयार नहीं हो, और वो अगर इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकता है तो कोई ऐसा मिलेगा आपको जो नहीं कर पाएगा इस बिजनेस को? कई लोग सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा जो स्टोरी बताने का मतलब है वो यही है कि आप ये जान सके कि आपसे तो बहुत पीछे हैं लोग जो कामयाब होते चले जा रहे हैं, आप तो बहुत आगे हो, आपको वक्त भी नहीं लगेगा इस बिजनेस के अंदर। ऐसा मुझे आज तक नहीं मिला मेरे ग्रुप के अंदर जो टिकट की वजह से अंदर नहीं घुसा हो, बट मैं उनमें से एक था। और रास्ते में जब हम वापस लौट के आए तो हमें राहत मिली कि कुछ लोगों ने अंदर जो जाकर टिकट का पैसा दिया था और अंदर गए थे, हमने उनको पेनल्टी दिया कि आपको यही जुर्माना है, सारा रास्ते खर्चा आप उठाओगे, खाना वगैरह का पैसा सब आप दोगे, आप अंदर गए क्यों? और घर आके हमने सोचा बिजनेस छोड़ देते, हम नहीं करेंगे। कर भी क्या रहे थे? कुछ नहीं, लोग बिलीव करते थे, पैसा दे दिया, लेकिन अंदर से एक आत्मा होती है ना, हर एक की एक आत्मा होती है, उसकी आवाज को नहीं सुनते लोग। मैं सुनता हूं, आज भी सुनता हूं, पहले भी सुनता था। मेरी आत्मा अंदर से कह रही थी बहुत बुरा किया तुमने। लगभग 6 लाख रुपए लोगों का एमबे कॉर्पोरेशन को दे दिया। वो लोग जिन्होंने भरोसा किया था, वो अलग बात है तुमसे कुछ कहते नहीं है, कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 6 साढ़े 6 हजार रुपए इंडिविजुअल दिया है, बट ये गलत हुआ। और मैं अंदर से सोचने लगा कि कुछ भी हो जाए मैं ये पैसा तो वसूल करके रहूंगा। बट सुधीर जी नहीं थे उस टाइम वहां पर, वो गुस्सा निकालता किस पर? और ये नहीं जानता था कि ये रिफंड पॉलिसी है या इसके अंदर ये वापस हो जाता। अगर कसम से बता रहा हूं, अगर ये जानता तो मैं एक गाड़ी करता और सारी की सारी सॉकेटों को वापस रख देता, बट पता ही नहीं था रिफंड पॉलिसी भी है। अब क्या इलाज बचा मेरे पास? विनोद जी से मैं मिला और मैं बड़ा आक्रोश में था। विनोद जी ने कहा कि गोपी जी आपको एक राय दूं मैं, हाँ, कि आप, मैंने सुना है वहां गए थे, आपने टिकट नहीं लिया, आप मेरे कहने से एक बार चलो और एक सेमिनार देखो। फिर मैंने एक सेमिनार देखा और वो सेमिनार था कांति और हनमिगाला का। वहां मैंने एंट्री किया और एंट्री करने पर देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे वहां बैठने को जगह नहीं मिली। एक उसके अंदर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ, वहां एक पैर से खड़ा होकर, पूरे 3.25 घंटे का सेमिनार था, पूरे 3.25 घंटे दुनिया में क्या हो रहा है किसी को नहीं जाना, सिर्फ उस इंसान को सुनता रहा। और सुनने के बाद जब मैं बाहर निकला तो टोटल चेंज हो चुका था। वो जिद्दी इंसान जो किसी आदमी को आदमी मानने को तैयार नहीं था, जिसका यह बहुत अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल टोटल चेंज था। और मैं बिल्कुल साइलेंट था और गाड़ी में बैठा उधर से, और बैठ के मैं पूरे रास्ते डीक तक किसी से नहीं बोला। और मैं सोचने में मजबूर हो गया कि ये इतना बड़ा बिजनेस ये तुमने समझा क्यों नहीं और समझ में क्यों नहीं आया? और एक कसम खाई थी, दुनिया में कोई भी करे या ना करे, बट गोपीचंद चौधरी इसको करके दिखाएगा। वो 100 के 100 लोग बैठ गए, सारे लोग बैठ गए। उन्हें भरोसा था ये पैसा नहीं आ सकता, ये नहीं चलेगा, हम कुछ कह नहीं सकते थे। बट वहां से निकलते समय मैंने एक किताब खरीद ली थी जो इस टाइम बताई गई थी, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और बताया गया था वहां पर कि कुछ इन्वेस्ट करना है आपको। मैंने कुछ कैसेट भी खरीदी थी और जाकर मैं, मुझे अच्छी तरह याद, लगभग 4:30 बजे सुबह दिन के मैं डीक पहुंच पाया था। और जाते मैंने पहले उस कैसेट को सुना और उस दिन के बाद मैं बिल्कुल गुमसुम रहने लगा। लोगों से बात करता पर मैं, वो जोश नहीं रहा मेरे अंदर, इनके वो सारा का सारा एक्साइटमेंट, मेरा डायरेक्शन बदल गया और मैं पढ़ने पर बहुत ध्यान देने लगा। और यू कांट बिलीव, मैंने लगभग 3 महीने तक इस बिजनेस को इतना पढ़ा। कोई किताब बोले तो सही मुंह से, कोई किताब, कोई कैसेट, उस कैसेट से कोई किताब का नाम होता मैं वो ढूंढने निकल जाता। किसी किताब के अंदर किसी कैसेट का नाम बता दिया जाता, मैं उस कैसेट को ढूंढने निकल जाता। और मैंने बहुत सारा लिटरेचर इसका पढ़ा। लगभग 3-4 महीने बाद हमने इसको फिर सीरियसली शुरू किया और अपने आप से कमिटमेंट किया। एक शब्द समझ में आया कि कमिटमेंट डालो कि आप कितने दिन से करोगे, ऐसे उठापटक मत करो, सही तरीके से करो। मैंने अपने आप से वायदा किया कि मैं कम से कम 1 साल इस बिजनेस को बताए गए तरीके से करूंगा। बट वो बताया गया तरीका उन किताब और कैसेटों का था। मुझे नहीं पता था साथ में एक मेंटर की जरूरत और होगी, आपको जो मौखिक बता सके, कि आपको डायरेक्शन दे सके कि किस दिशा में जाना है। और पूरे 1 साल में मैंने कुछ लोगों को और स्पॉन्सर कर दिया था। उनमें से एक शख्स था जिसको मैंने ये समझ में आने के बाद फ्रंट लेग डाला, वाज मिस्टर प्रकाश वीर छोकर। आज की तारीख में वो एमरल्ड है, बहुत जल्दी वो डायमंड के रूप में देखोगे आप। और उसके साथ काम करना शुरू किया और वो लेग चलने लगी। और मुझे इतना डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि किंतु मेहनत करे और मेहनत बेकार चली जाए, क्योंकि मैं 2 लेग खोके बैठा था। मैंने कहा मैं पहले एक को क्वालिफाई कराऊंगा, जब क्वालिफाई हो जाएगी तो मैं दूसरी क्वालिफाई कराऊंगा। और मेरा मानना यह था मैं 6 साल में 6 लेगों को क्वालिफाई करा दूंगा। और इतना विजन आ चुका था कि 1 साल में एक क्वालिफाई कराने तक पैसा नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दूसरी साल में जब दूसरी क्वालिफाई कराऊंगा तो मेरे पास पैसा आएगा। नतीजा रहा कि जो मैंने वायदा किया था अपने आप से कि मैं 1 साल पूरी तन मन से करूंगा इस बिजनेस को, मैंने पूरा 1 साल किया। और 1 साल के बाद माई बिजनेस वाज -52 PV। मेरा जो बिजनेस था वो -52 PV था। आपके अपलाइन जो साथ में वो बता देंगे, डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो वक्त जा चुका है। आज आसान है, गलती हमारी थी, हमने समझना नहीं चाहा था। और मैंने सीधा पहला फोन जो किया था उस टाइम, प्रकाश वीर का स्ट्रक्चर हमने बनवाया था, हमें पता था कि पैसा आना चाहिए इसको, और हमने उसके साथ बहुत काम किया था। नतीजा रहा कि मुझे यह था कि बिजनेस कर देगा, इसको पैसा आता है काम का, मुझे ही तो नहीं आता था। ऐसा नहीं है कि वो वहां कुछ और गड़बड़ था, तो उन्होंने बड़ा सीरियसली इस बिजनेस को किया था।
मैंने सबसे पहले उस इंसान को फोन करके बुलाया। उस टाइम लैंडलाइन होते थे, पड़ोसी को बुलाना होता था। मैंने कहा प्रकाश से मुझे बात करनी है। वो आया, मैंने प्रकाश, मैंने खास मकसद से बुलाया। वो बिजनेस के अंदर आया जब उम्र थी लगभग 20 साल, 19.5 साल। मैंने उसे हमेशा एक बच्चे की तरह पाला है, जैसे एक बेटे को पालते हैं इस तरह से पाला है। मैं बहुत इमोशनल इंसान रहा हूं अपनी लाइफ के अंदर। अगर कोई इंसान मुझे पसंद आ जाए, किसी को मुझे लग जाएगी ये इंसान ट्रस्ट डालता है, मैं अपने सब कुछ दांव पर लगा सकता हूं, बट उस इंसान के ऊपर तकलीफ नहीं आने देता। आज भी मेरा नेचर यही है। नतीजे रहा कि मैंने उसको बैठा कर ये कहा, मैंने प्रकाश, मैंने एक वायदा किया था अपने आप से, मैं आज बता रहा हूं, बिजनेस को 1 साल तक सीरियसली करूंगा और इसमें अगर 1 साल में पैसा नहीं आया तो मैं इसको छोड़ दूंगा। मैं ये बिजनेस आज छोड़ रहा हूं। मेरा 1 साल पूरा हो चुका है, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी और मुझे पैसा नहीं आता है इसके अंदर। दैट वाज मेजर नेगेटिव जो डाउनलाइन को दिया गया था, एक्टिव डाउनलाइन को। बट पता नहीं था कि इसका क्या परिणाम होगा। बात वही ना, इंटेंशन गलत नहीं था, स्टेटमेंट गलत था, नहीं देना था, बट इंटेंशन तो गलत नहीं था। मैंने कहा एक चीज बताऊं, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, तो इसे करना और एक दिन बहुत ऊंचाई पर जाना। और वो रोने लगा। प्रकाश ने मुझे कहा कि अंकल मेरे ग्रुप को पेस मीटिंग कौन करेगा? मैं प्लान कौन दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा। कि तुम तो छोड़ दोगे, क्या फर्क पड़ता है, मैं ही तो छोड़ूंगा, तेरे बिजनेस को बिल्ड करा के छोड़ूंगा। पर इसे इनोसेंट कहते हैं, इसे शार्पनेस नहीं कहते, बहुत तेज तर्रार नहीं कहते इसे, इनोसेंट। कितना साधारण सी बात थी। मैं अगर ये कमिटमेंट बोल रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं और तुम्हारे बिजनेस को बिल्ड कराऊंगा, मैं पेस मीटिंग करूंगा, वो मीटिंग करूंगा, बिजनेस को बोल रहा हूं बहुत अच्छा है। और दूसरा फोन किया था मैंने विनोद जी को। मैंने सर, मैंने अपने आप से एक वायदा किया था, मैं बिजनेस 1 साल करूंगा और 1 साल में मेरे पास पैसा नहीं आया, मेरा काफी पैसा लगा है इसके अंदर। वो कभी डायमंड पर आप सुनोगे वो पैसे का कहां से व्यवस्था की थी मैंने, क्योंकि बिजनेस को साइन करते ही जो भी करता है उसके सबसे पहले घर वाले बोलते हैं पागल हो गया है। तो हमारे ऊपर ये लेवल लग गया था और हमारी सारी सैलरी हमारे घर पर कंट्रोल कर दिया गया था। सैलरी आएगी और मैडम के हाथ में जाएगी। माँ बाप को पैसा जाता था, मिसेज को पैसा जाता था और 1 रुपया हम नहीं रख सकते थे उस सैलरी में, क्योंकि उन्हें डाउट था ये एमबीए बिजनेस के अंदर इस पैसे को लगा रहा है और पैसे को बर्बाद कर रहा है। इसलिए पैसा वहां से नहीं मिलता था, रिश्वत कहीं लेते नहीं थे हम लोग, कहीं से तो पैसे का जुगाड़ किया होगा। 1 साल के अंदर हमने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया था कि हमें डिसीजन लेना पड़ा कि हम छोड़ेंगे। तो मैंने विनोद जी को जब फोन किया तो विनोद जी ने बड़े साइलेंट हो गए एकदम। वो कुछ नहीं बोले, बहुत ही सिंपल इंसान है, कुछ भी नहीं बोले। लगभग 2 मिनट वो चुप रहे और मैं चुप रहा। ना फोन उन्होंने काटा ना मैंने काटा। 2 मिनट के बाद वो एक लाइन बोलते हैं, गोपी जी एक लाइन बताऊं आपको, एक बात बोलूं? मैंने बताइए सर। आपने 1 साल बिजनेस को किया और आपको पैसा नहीं आया, बस इसी बात से छोड़ना चाहते हो? हाँ। आपने 1 साल अपने तरीके से किया है, अगला 1 साल मेरे बताए गए तरीके से कर सकते हो? इस पृथ्वी पर अगर कोई शख्स है जिसको मैंने कभी दिल से सम्मान किया है मेरे माँ बाप के बाद, उस शख्स का नाम है मिस्टर विनोद चौधरी। आज की तारीख तक मैंने कभी उनसे बहस नहीं किया, कभी डिसऑबी नहीं किया। बात गलत थी, सही थी, सोचने की जरूरत महसूस नहीं की, कभी बार्गेनिंग नहीं किया। उनका इतना कहना था और बात वही इनोसेंट की आती है, आप कहते हो तो फिर कर लेते, बट पैसा खत्म हो गया है कि कोई बात नहीं, आप 1 साल और करो। ठीक है सर कर लेते। छोड़ा थोड़ी था, डिसीजन ही तो था। पर उन्होंने कहा एक बात है, 1 साल जो अगला आपका है ये मेरा तरीका होगा, आपका नहीं। आपके तरीके से कर लेंगे कि आपको हर महीने मेरे पास आना होगा और जो बताऊंगा वो करना होगा। ठीक है आ जाते हैं। मैं हर महीने उनके पास जाने लगा, जो कहते थे एग्जैक्ट वही करने लगा। अपना 1 सेंटीमीटर भी लगाना बंद कर दिया था मैंने। नतीजा क्या रहा? 12 महीने के अंदर बिजनेस -52 PB और अगले 18 महीने के अंदर आई वाज एज ए न्यू ब्रांड सिल्वर क्वालिफाइड। उसके 3 महीने बाद मैं गोल्ड चला गया, उसके अगले 3 महीने बाद मैं प्लेटिनम चला गया। और जब बिजनेस के मेरे टोटल 2 साल पूरे हुए थे बिजनेस साइन करने के, उसके ठीक 2 साल के अंदर मैं एज ए न्यू ब्रांड प्लेटिनम हो चुका था। और मेरे प्लेटिनम होने तक लगभग 3 या 4 मेरे ग्रुप के अंदर न्यू सिल्वर आ चुके थे और स्ट्रक्चर और सब कुछ हमने करेक्ट कर लिया था। और आज तक विनोद जी की बात को एग्जैक्ट फॉलो करता चला गया और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके ठीक 1 साल बाद हम फाउंडर प्लेटिनम चले गए, देन रूबी गए हम, उसके बाद सफायर गए, एमरल्ड गए, फाउंडर एमरल्ड गए और अभी डायमंड जा रहे हैं। ये ताकत है किसी को दिल से सबमिट कर देने की। और उनके थ्रू जब मेरे पास, मैं सारी अप्लायंस को नहीं जानता था, मेरे जब यहां पिन लगी थी सिल्वर की, तो मैंने नाम सुना था कि इस बिजनेस के एक बहुत ही कामयाब शख्स, अगर उन्हें सुन लिया जाए तो लाइफ में सब कुछ ही बदल सकता है। और हम उनको केवल यहाँ राजेंद्र भवन के अंदर एक मीटिंग होती थी, उसे सुनने के लिए मैं हर महीने कमिटमेंट के साथ भरतपुर से राजेंद्र भवन आता था। एक भी मीटिंग विनोद जी से मिलने के बाद मैंने मिस नहीं की थी, एक भी। 31 तारीख 30 तारीख को मैं क्लोजिंग करता था यहाँ पर। मेरे पास अपना कोई व्हीकल नहीं था, स्कूटर नहीं था, बाइक किसी से मांग कर मैं बिजनेस बना रहा था। इवन मैं बस से सफर करता था सारा का सारा, गाड़ी हायर नहीं कर सकता था, मेरे पास उतना पैसा नहीं होता था। और वहां पर मैंने जो कुछ सुना, उस बिजनेस को सब कुछ सीखा, वो यहां कर सीखा। और सिखाने में 2 लोगों का हाथ रहा है हमेशा, विनोद जी के साथ साथ एक कपल है मिस्टर राम राकेश एंड प्रियंका शर्मा। वी आर लकी कि आज वो हमारे डायमंड है। और दूसरे शख्स जिनके सारे नोट्स आज भी मेरे पास सहेज कर रखे हुए हैं, यानी कि एक भी चीज, मेरा कोई कीमती चीज गुम हो गई होगी पर वो नोट्स नहीं गुम हुए होंगे। आज भी मुझे पता, लगभग 13 डायरी मेरे पास फुल है। और उस शख्स का नाम है मिस्टर सचिन शर्मा एंड अलका शर्मा जी।
और मेरा ड्रीम बन गया था कि मैं सिल्वर की पेन इनसे लगाऊंगा। और मैंने विनोद जी से कमिटमेंट लिया था, उनका कमिटमेंट था मेरे लिए, मैं सर मैं इस महीने सिल्वर कर दूंगा, लेकिन शर्त एक है, आप सचिन जी को मेरे पेन लगवाने के लिए बुलाएंगे। भरतपुर के अंदर सचिन जैसे शख्सियत को बुलाना एक बहुत बड़ा सपना था हमारा, और हमने पूरी ताकत लगाई। जिस महीने हमें सिल्वर जाना था हम नहीं जा पाए, हमारे पास उस टाइम आज की तरह ये नहीं होते थे फॉर्म कैश लेने होते थे, हमारे पास काफी फॉर्म भी रखे होते, बट वो संयोग ऐसा नहीं जा पाए। उस रात मैं बहुत रोया था। मैंने अपना नाइट स्टे किया था, वो सराय काले खां बस स्टैंड के फुटपाथ पर किया था। उसके बाद दूसरे दिन मैंने राजेंद्र भवन की मीटिंग को मिस नहीं किया, उसको देखा, मैंने कहीं तो मिस्टेक है, और नेक्स्ट मंथ में लगभग 11-11,500 पीवी से सिल्वर क्वालिफाई किया था। उसके अगले महीने मैंने प्रकाश वीर को क्वालिफाई कराया था, वो क्वालिफाई कर गए थे। और जब क्वालिफाई किए थे तो यहां से सचिन जी ने मेरे पेन लगाई थी, और उस टाइम पेन लगवाने के लिए मैंने किसी से कोट उधार लिया था। ये सब कुछ बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा ऐसा लगता है कुछ बनावटीपन है, ऐसा कैसे हो सकता है? नौकरी कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है। मैंने पहले ही बताया, उस पैसे पर कंट्रोल खत्म कर दिया था। या तो मैं घर वालों से युद्ध करूं, और या मैं उनके साथ सहमत हो जाऊं। सहमत ये था, सैलरी मिली है, पकड़ो, मैं क्या करता हूं भूल जाओ, नौकरी छोड़ूंगा नहीं, करता चला जाऊंगा आपके हिसाब से। रात को मुझे मत टोकना मैं कितने बजे आऊंगा। मुझे यह एहसास नहीं था 2 साल के अंदर गर्मी कैसी होती है और सर्दी कैसी होती है। नौकरी करता, छुट्टी मिलती छुट्टी लेता, और कहते हैं भूत, जुनूनी इंसान, पागलपन, उस तरह से मैंने काम किया था। और यही नतीजा रहा कि आज आपके सामने बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं। सिल्वर जब हम हो गए तो हमारी मिसेज ने पहली बार हमारे बिजनेस के अंदर कॉपरेट करना शुरू किया, पहली बार। और ये मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गई थी, बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो गई थी। इनको ये बिजनेस कैसा लगा अपने बारे में ये बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस बिजनेस को बिल्ड करते समय लैक्स आखिर कैसे हमें मिली थी, और हमने क्या क्या इसके अंदर हासिल किया था, और कौन सी चीज थी जो बैरियर के रूप में आ रही थी हमारे सामने और आपके सामने आ सकती है। आप अगर उनको ओवरकम कर सकते हो तो आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो। बट इस बिजनेस के बारे में एक चीज जरूर बताऊंगा कि मैं क्यों कर पाया, उसका एक ही रीजन है, ये बहुत सरल है। जैसे वेरी सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल और इससे ज्यादा इजी काम इस धरती पर हो नहीं सकता। अगर ये थोड़ा भी टफ होता शायद मैं नहीं कर पाता, और अगर कोई इसे नहीं कर पाया इस धरती पर रहकर तो वो इसलिए नहीं कर पाया, वो इस सरल काम को टफ मान बैठा है। या तो वो सरल और टफ की डेफिनेशन का आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, दोनों मंत्र क्या है, या उसे ये नहीं पता कि टफ क्या है और उसको सरल कैसे बनाया जाए, और सरल क्या है उसे टफ कैसे बनाया जाए। जिंदगी को जीना बहुत सरल है बट लोग टफ बना देते हैं। नौकरी करना बहुत टफ है, लोग इसे सरल समझ लेते हैं। एमबीए करना बहुत सरल है, लोग इसे टफ समझ लेते हैं। इसलिए लोगों को मत समझना कभी। कोई इंसान अपने आप को नहीं समझ पाएगा, आप उसको समझने पर क्यों दिमाग को बेकार करते हो, क्यों लाइफ को बेकार करते हो। और मैं जब बिजनेस में काम करता था तो मेरा एक ही चीज रहता था, मेरा एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट रहा है शुरू से। जब मेरा और आपका एटीट्यूड मैच नहीं करेगा तो आप मुझे पागल ही कहोगे, इसके अलावा और शब्द की अवस्था है। क्योंकि मैं जब प्लान दिखाने जाता था, लोगों से मिलता था, तो मेरा क्या एटीट्यूड लेके जाता था, उसकी तो हिम्मत क्या, वो ज्वाइन नहीं करे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरा एटीट्यूड होता था। मैं कभी ये नहीं सोचता था ज्वाइन नहीं करेगा तो, नहीं किया तो कैसे लोग ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद ये एटीट्यूड लेके जाने के बाद अगर कोई मना करता था तो मैं एक ही चीज सोचता था, मना करते समय, उसका रिजेक्शन देते समय में एटीट्यूड ये नहीं होता था कि मना कैसे कर दिया, सोचता किस्मत कितनी खराब है इस इंसान की, क्या फर्क पड़ता है, मैं खुश होता था। क्यों? मैं एक चीज जानता था, इस इंसान से बात कर रहा हूं, 130 करोड़ का एक छोटा सा हिस्सा है, और मुझे डायमंड जाने के लिए 6 चाहिए। इसके जैसे नहीं, मेरे जैसे। ये मेरे जैसा नहीं है, क्या फर्क पड़ गया उसका? सिंपल सी बात है, वो मेरे जैसा नहीं था। इसलिए मैं कभी परेशान नहीं हुआ, कभी निराश नहीं हुआ। आज भी नेगेटिव वेगेटिव मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है। रिजेक्शन परवाह भी नहीं करता। बहुत सारी बातें करूंगा रिजेक्शन का डेफिनेशन क्या है रियल में। लेकिन बिजनेस में जब मेरी मिसेज इन्वॉल्व हुई तो इन्होंने कैसा फील किया, इनके बारे में मैं बता दूं। ये बहुत ही सिंपल, जैसा अभी पूनम जी बता रही थी, बहुत ही सिंपल लेडी है। ये बहुत अच्छी माँ है। बच्चों की परवरिश की अगर बात करें तो नो डाउट कोई भी बच्चा ऐसी माँ पर गर्व कर सकता है। ये बहुत अच्छी पत्नी है, इसका पता मुझे है। ये बहुत अच्छी बहू है, इसका पता मेरी माँ को है। हमारी एब्सेंट में हमारे माँ और बाप से इनके बारे में पूछा जा सकता है, वो गर्व महसूस करते हैं। और ये बहुत अच्छी बिजनेस वूमेन है, ये आज आप जान पाओगे। अगले कुछ मिनट आपसे बात करेंगे तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिसेस सावित्री चौधरी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सावित्री है और सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। और मैं पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी। मेरे फादर किसान हैं और मेरे 5 बहन भाई हैं। भाई सभी जॉब में हैं, लेकिन मेरा भी एक सपना बन गया था कि मैं भी जॉब करूं, कि सब भाई जॉब में हैं। इसलिए मेरे को भाइयों ने खूब पढ़ाया था। लेकिन जब पढ़ाई कर रही थी, सेकंड ईयर बीए में पढ़ रही थी, तभी मेरे फादर ने मेरी शादी ऐसे शख्स से कर दी जो आज यहाँ स्टेज पर हैं। और मैं बहुत खुश हो रही थी कि मेरे हस्बैंड ट्रेनिंग में है, जॉब लगेगी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब अच्छा लगता है ना तो पता नहीं चलता है क्या अच्छा होता है। थैंक्स गॉड जो
हमारे सास ससुर जी हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमने दोनों ने मिलकर बहुत ही प्रेम से और बहुत ही अच्छी तरह से अपने परिवार को चला रहे थे। जब मैं इनके घर आई तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं एक जॉब पर्सन को आई हूँ, पर मेरा एक ड्रीम था कि मैं टीचर बनूं, लेकिन इनका जॉब का बिल्कुल ही ड्रीम नहीं था। जब ही मैं पढ़ रही थी तभी भाई मेरा बार बार फॉर्म भर रहे थे, लेकिन जब फॉर्म भर रहे थे मैं पेपर नहीं देने जाती थी। और उसी वक्त मेरा बेटा सेकंड ईयर में, जब ये इनकी ट्रेनिंग थी तभी आ चुका था। जब बच्चा आ जाता है तो परिवार के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी, जब ही जॉब जोधपुर लगी थी इनकी। बड़ा बेटा मेरा ना 1.5 साल का था। जब 1.5 साल का बच्चा हो जाता है तो सब यूँ लगता है कि अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन ऐसा जब तक हो नहीं रहा था। और मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, और आज वो अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन जब जॉब में थे तब इतना वो नहीं लग रहा था कि खर्चा वैसे ही चल रहा था जैसे जॉब पर्सन चलाते हैं। खर्चा थोड़ा थोड़ा करते थे, कुछ ढूंढ रहे थे कि कुछ हम और एक्स्ट्रा करें, लेकिन एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो धीरे धीरे इन्होंने एक्स्ट्रा भी किया, गलीचे का भी काम किया, सारे काम किए, पर सफल तो हो गए थे पर संतुष्टि नहीं हो रही थी। जब बच्चे बड़े होते हैं, जब खर्चा बढ़ता है तो फैमिली में सब एक दूसरे की वो टांगे खींचने लगते हैं। जो लाइफ चल रही थी वो कट रही थी। जब हस्बैंड थोड़े थोड़े पैसे देते थे फिर भी हमारा बहुत संतुष्ट थे। हमको पता नहीं था कि हमारे लिए बिजनेस मिलेगा और ऐसी लाइफ हो जाएगी। जब मेरे हस्बैंड मीटिंग में जाते थे तो मम्मी भी कहती थी कि ये कहाँ जाता है पता नहीं, और पैसे को बराबर करता रहता है तो इसको रो। मैं नहीं रोक सकती, आपके बेटे हैं। जब ये सिल्वर हुए थे तभी मेरे को ये बिजनेस मीटिंग में लेके गए, और जब बिजनेस मीटिंग में लेके गए सिल्वर हो चुके थे तब मेरे को बहुत अच्छा लगा था। उस मीटिंग के अंदर जो हमारी अप्लायंस है अलका जी और संगीता जी जब मिली तो मेरे को बहुत और अच्छा लगने लगा। उसी वक्त एक सेमिनार था हेमी गाला और कांति गाला का आगरा, तब हमने डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को हम बहुत बड़ा करेंगे और हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। जैसा हम सोच रहे थे कि हमें ऐसा काम चाहिए जो हमारे ड्रीम्स फुलफिल हो, वो हम आज भी इस बिजनेस से फुलफिल कर रहे हैं। और आज जो मीटिंग में आए नई लेडीज आई हैं उन्हें लग रहा होगा ये क्यों लेडीजों का बिजनेस जेंट्स करते हैं बिजनेस। तो मैं बताऊं कि मैं किसान परिवार से थी, पर मेरे फादर जॉब भी नहीं जानते थे ना बिजनेस जानते थे, बस एक जानते थे कि मेहनत करो, ईमानदारी से अपना काम करो। वही हमारे संस्कार थे जो हमें आज यहाँ पर लेकर आए हैं। इस बिजनेस में संस्कार और जो ईमानदारी और सच्चाई है वो मेरे को बहुत पसंद आई थी। जो ईमानदारी सच्चाई से इस बिजनेस को करता है तो बहुत ही आगे बढ़ता है। जब हम शुरू में हम प्रोडक्ट यूज करते थे, कभी नहीं करते थे, ऐसा लग रहा था कि हम प्रोडक्ट पता नहीं कैसा है, पानी मिलाकर काम में लिए जाते हैं, पर मैं नेगेटिव नहीं थी। मैं शुरू से ही प्रोडक्ट की पॉजिटिव थी, पर मीटिंग नहीं जाया करती थी। और आज हम बहुत खुश हैं कि हमें रिकॉग्निशन मिलता है सब जगह, जबकि एक हाउस वाइफ किचन से लेकर घर में ही रहती है और पढ़ी लिखी होने के बावजूद ही, पर लेकिन इस मीटिंग में आने के बाद अच्छा लगता है कि एक हाउस वाइफ को मौका मिलता है कि बिजनेस करने का। सबसे पहले लेडीज को अपने घर के माहौल को सबसे बढ़िया रखना है, क्योंकि अच्छा माहौल अच्छाइयाँ लाता है और बुरा माहौल बुराइयाँ लाता है। अगर अच्छे माहौल में अच्छा बिजनेस बन जाए और अच्छी लाइफ हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है। क्योंकि अगर आपके घर का माहौल अच्छा हो रहा है तो आपकी वाइफ भी और हस्बैंड भी अच्छा काम करेंगे, और हस्बैंड की वाइफ को बहुत सपोर्ट करनी है। अगर हम अपने यूनिक प्रोडक्ट हैं, यूनिक लाइफ चाहते हैं तो इस बिजनेस के सारे प्रोडक्ट 100% यूज करने होंगे। जब से हमने ये बिजनेस शुरू किया है तब से हमने 100% प्रोडक्ट को यूज किया है। कोई भी नेगेटिव प्रोडक्ट हमारे घर में नहीं आया है। अगर हम अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं और दूसरों को बताते हैं तो हमको सबसे ज्यादा फेथ अपने आप पर होता है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट नेगेटिव यूज कर रहे हैं तो बिलीव हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो लेडीज हमारे ग्रुप में आ रही हैं उनको प्रोडक्ट से जोड़ना है। सबसे पहले किट खोलते हैं, जब हस्बैंड वाइफ दोनों जाएं, हस्बैंड वाइफ की टीम स्ट्रांग होती है तो बाहर वाले भी उनको अच्छा लगता है कि इनकी वाइफ और हस्बैंड दोनों बड़े खुश नजर आते हैं, ये अच्छा काम करते हैं, तो उनको भी माहौल पसंद आता है। जो प्लान दिखाते हैं वो लेडीज भी दिखा सकती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जेंट्स ही दिखाएं। अगर जेंट्स प्लान दिखा रहे हैं तो लेडीज प्रोडक्ट डेमो कर सकती हैं। अगर प्रोडक्ट के बारे में जो बता रही हैं लेडीज को पास में बैठा के प्रोडक्ट बता सकती हैं। उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, अगर बिजनेस में नहीं आती हैं तो वो प्रोडक्ट जरूर लेती हैं। इस तरह से हम अपना कस्टमर डेवलप कर सकते हैं। हमारा माहौल बुक और टेप से घर का और ही अच्छा बन जाता है। हम पहले
हस्बैंड वाइफ खूब झगड़ते थे, लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा बुक पढ़ने लगे और हम जो टेप सुनने लगे तो हमारा घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। और सबसे बड़ी बात है, हमने अपने ड्रीम दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चों के हमने जो लिखे थे वो एक एक करके पूरे हो गए। इसलिए रेगुलर लेडीज को मीटिंग में आना है, बच्चों को बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं बनाना है। हम बच्चों के लिए बिजनेस बना रहे हैं। आने वाले कल में बच्चे बहुत कुछ हम उनके लिए दे सकते हैं और वो हमारे रेस्पेक्ट कर सकते हैं। लेडीज का सबसे बड़ा मेंटर हस्बैंड होता है, इसलिए हस्बैंड की हमेशा सपोर्ट करें और जो हस्बैंड काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर काम करें और छोटे छोटे काम करके बिजनेस बन जाता है। और बस एक यही कहूँगी कि लोगों से प्यार करो, माहौल को अच्छा रखें और लोगों की केयर करें और एमए पर विश्वास करें और इनर सिस्टम पर विश्वास करें। ये बिजनेस बहुत कुछ देता है और सबसे बड़ी बात है रिकॉग्निशन, नेम, फेम और फॉरेन ट्रिप्स और बहुत पैसा और जो भी ज्वेलरी चाहिए वो हमारे लिए मिलती है। आज हम कई कारें बदल चुके हैं, घर भी ले चुके हैं और कई प्लॉट ले चुके हैं और जो भी लाइफ हम ले रहे हैं वो हम अपने बच्चों के लिए लेते जा रहे हैं और जो बच्चों को दे नहीं पा रहे थे वो सारी चीजें हम ले रहे हैं। और ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है। हमारी पूरी फैमिली बहुत अच्छा बिजनेस बना रही है, हमारे सभी ऐसी अच्छी तरह से बिजनेस बना रहे हैं, मिलजुल कर बहुत अच्छा लगता है और सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं और अच्छा लगता है। जब फॉरेन ट्रिप एक साथ हम जाते हैं तो और ही अच्छा लगता है। वहाँ सबसे बड़ी बात है, जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो इतने अच्छे लोगों और करोड़पति अरबपति लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है जब हम फॉरेन जाते हैं। ये बिजनेस बहुत कुछ देता है लाइफ में चेंज। जो हम अब बोल रही हूँ पर्सनली डेवलपमेंट है कि मैं आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ। मैं 2 व्यक्तियों के सामने बात नहीं कर पाती थी और जो बात कर रही हूँ मैं बहुत हेजिटेशन होता था मेरे को। आज मैं बहुत आसानी से बोल रही हूँ फिर भी। और मेरे 3 बच्चे बहुत बिजनेस को लेकर एक्साइटेड हैं। जिन चीजों को हम दे नहीं पा रहे थे बच्चों को वो सारी चीजें हमने दी हैं। और यहाँ से जो आगे की बातें करेंगे वो मेरे हस्बैंड और मेरी लाइफ के हीरो, मेरे बच्चों के हीरो, और उनको मैं माइक देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज आप इन्हें बोलता देख रहे हो, आपको लगता है शी इज वेरी गुड स्पीकर। बिजनेस में आते समय यहाँ तक घूंघट होता, समझ रहे क्यों सिल्वर पे इन्वॉल्वमेंट हुआ। ये पढ़ा लिखा होने के बावजूद हम जिस समाज के अंदर रहते हैं घूंघट यहाँ तक, और घर के अंदर कोई भी है तो हस्बैंड से बात नहीं कर सकते, लेकिन तेज आवाज में नहीं बोल सकते। ये सब माहौल था हमारे घर का। अभी तो बालवी वेरी डिफरेंट। अभी तो जब फॉरेन में होती है जीन्स टी शर्ट, मैंने देखा है फॉरेन के अंदर है ना, बहुत कुछ बदल देता है बिजनेस। बड़ा कमाल का बिजनेस है। जब हम बिजनेस को बना रहे थे तो मैं बात करूंगा कि वो लोग कैसे मिले हमें। जैसा कि बताया, प्रकाश जी को मिलने का एक सिंपल रीजन था, मेरी कोई जानकारी नहीं, मैं नहीं जानता था उनके बारे में कुछ भी। मैं जब सबसे पहले आदमी किसके पास भागता है? दोस्तों के पास, वो तो मैंने एक ही रात में फ्री कर दिए थे। फिर किसके पास भागता है? बचे हुए दूसरे शिफ्ट में काम खत्म कर दिया था अपना। फिर कौन बचा? बहनोई या साला? कंट्रोल किस पर होता है? साले पर। यू आर इंटेलिजेंट। मैं सीधा मेरे ससुराल गया और मैंने मेरे साले साहब को कहा कि 6200 रुपए चाहिए। उन्होंने कहा आप बोलो तो सही कितना चाहिए, 10,000 ले जाओ, 20,000 ले जाओ। नहीं जी 6200 ही चाहिए। अब बड़ा असमंजस में आ गया कि 6200 ही क्यों, या तो 5,000 लो या 10,000 लो, राउंड फिगर तो हो। मैंने जी 6200 चाहिए। उन्होंने कहा खाना खा लो। मैं नहीं 6200 चाहिए। उन्होंने 6200 रुपए दे दिए। उन्होंने कहा कुमार साहब क्या करोगे इन पैसे का? मैंने आपको पैसे वाला बनाऊंगा। क्या लाइन बोली पता है? रिश्ते नहीं टूटे आज भी। खुद तो 6200 मांग रहे हो, मुझे पैसे वाला बनाओगे। समझ में आती है बात? खुद तो 6200 मांग रहे हो और मुझे बोल रहे हो पैसे वाला बनाऊंगा। और आके थोड़े दिन बाद उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है। मैंने बताया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इसमें बहुत पैसा है, कि मुझे क्या करना है। मैंने आपको कुछ लोगों को बिजनेस मिलाना है। वो कुछ दिन के बाद एक शख्स को लेके आए थे और उस शख्स का नाम है कि मीटिंग थी भरतपुर के अंदर। प्रमोद जी का प्लान था कि एक लड़का है और मेंबर ही तो बनाना है, पैसे बना दो, क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो मैं ले लूंगा इससे। और उस लड़के का नाम था प्रकाश वीर छोकर। मेरी कोई जानकारी नहीं थी। साले साहब इतना अपना काम करके जितना जिसको दिया है ऊपर वाले ने, हर एक अपना ड्यूटी को पूरी करता है। उन्होंने अपनी ड्यूटी को बड़ी बखूबी निभाया। उसके बाद वो बिजनेस को आउट हो गए। आज की तारीख में इज माई फ्रंट लाइन, लगभग 8वीं या 9वीं लैग वही बने हैं, कोई बात नहीं है। तो आते हैं लोग, लौट के आते हैं, बट उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया बिजनेस को। प्रकाश जी के साथ हम काम करते चले गए और पैशनेट होकर काम किया। आज की तारीख में उस लैग के अंदर बहुत मजबूत लीडर्स हैं। अभी एक और एमरल्ड आ रहे हैं इसी साल के अंदर, नाउ ही इज सफायर, मिस्टर रामस्वरूप। विजय कौशल जैसे उसके अंदर दिग्गज लीडर्स हैं। लॉट में लोग हैं उसके अंदर। नंबर साहब को बताऊं तो मैं समझता हूं लगभग 40-45 के लगभग सिल्वर इनव है उसके साथ, 8-10 तो प्लेटिनम से होने चाहिए।
दूसरा भाई जो जब हमारे सिल्वर की पिन लगी थी तो किसी को चुभी थी, और वो चुभी थी मेरे छोटे भाई को, जो एक रात का वो 64 लोगों में स्पॉन्सर करने का पर्पज यही था कि अगर इसमें कुछ हुआ तो ग्रेजुएट याद करेगा और नहीं हुआ तो गाली भी नहीं देगा। तो आज की तारीख में वो फाउंडर प्लेटिनम है, उसके ग्रुप के अंदर प्लेटिनम्स हैं और एक बहुत बड़ी लैग है, शायद 12-13 सिल्वर नेवर उसके अंदर भी हैं। और एक मैं जब बिजनेस बिल्ड कर रहा था, मैंने बताया कि पैसे का जुगाड़ कहां से करना था। जब कंट्रोल कर दिया गया कि पैसा तो यहां जाएगा, मैंने कहा क्या करते हैं, तो डिपार्टमेंट के अंदर एक को छूट होती है जीपीएफ वगैरह से लोन लेने की। मैंने एक लोन अप्लाई किया था और ट्रेजरी में जिसने लोन सैंक्शन किया उसने कहा गोपी जी क्या जरूरत पड़ गई, मेरे बस एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए पैसा चाहिए। तो जिन्होंने लोन सैंक्शन किया था वाज अकाउंटेंट, कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम, बैठो आप और हम बात कर लेते हैं। मैंने उन्हें प्लान समझा दिया, उन्होंने कहा मुझे शुरू करा दो, है ना, काम सब अच्छा है। उन्होंने हमें गवर्नमेंट से लोन दिलाने में हेल्प किया और हमें जो लोन मिला था मैं उसी में बिजनेस को सिल्वर तक पहुंचना था, कामयाब होना था, मजबूरी है। आपस में किसी से कर्जा ले नहीं सकते थे, परिवार वालों को पता लग जाता तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती। नाउ ही इज फाउंडर प्लेटिनम, उनके ग्रुप के अंदर एक और प्लेटिनम, उनके ग्रुप के अंदर एक और फाउंडर प्लेटिनम, और शायद 15-20 तो उसमें भी होंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ मोर देन 100 सिल्वर नेवर है आज की तारीख में हमारी। और जब सिल्वर की पिन लग रही थी तो फिर किस पर आए, मैंने अपने साले को तो पहले ही शिफ्ट में काम खत्म कर दिया था, भाई साहब के साले को पकड़ा, मैंने सचिन जी आ रहे हैं कि ये कौन है सुन के देख ले। और वो सिर्फ सचिन जी को मैंने इतना प्रमोट किया था, वो सिर्फ उन्हें सुनने गया था और कुछ उसके समझ में नहीं आना था। और बाहर एक आदमी ड्यूटी लगा दी, अंदर तो आ गया 50 रुपए देके बाहर नहीं निकल जाए, ध्यान ये रखना, मुझे पता है ये जाना नहीं चाहिए। वो बहुत नेगेटिव था एमबीबीएस को लेकर, बट वो जब बाहर निकला तो उसने कहा था कि जीजा जी आपने बहुत गलत किया, मुझे आज तक क्यों नहीं समझा। मैं तो रुकने को तैयार नहीं था, समझाने का नंबर कहां से आता। वो मेरी चौथी लेग बना। नाउ इज गोल्ड प्रोड्यूसर और उसके ग्रुप के अंदर शायद 7 या 8 सिल्वर है। बट जब तक मैं समझ में आने लगा था कि क्या इस बिजनेस को लेकर विजन क्या है मेरा, मैंने बेटे को स्पॉन्सर कर दिया था, वो अभी एमबीए के लिए अपना कंपटीशन दे रहा है और एमबीए कर रहा है। और एमबीए के साथ साथ जब निकलेगा वहां से तो आई होप एमरेड क्वालिफाई हो चुका होगा। क्या फर्क पड़ता है, नौकरी ढूंढने के लिए एमबीए करने की जरूरत नहीं है, उसे एमबीए बड़ा है एमबीए से, मेरा मानना है ये। इस तरह से हमारी चौथी लैग क्वालिफाई हो गई। और भी लैग है तो क्वालिफाई तो सबको होना है। या तो छोड़ जाता है मेरे पास से आदमी बहुत जल्दी, और अगर जल्दी नहीं छोड़ पाया तो बिल्ड ही करता है। लैग को तो ब्रेक होना ही होना है। बहुत सारी लैग्स हैं जो ब्रेक होंगी, इवन इस बिजनेस के अंदर डायमंड भी जाएंगे और ईडीसी भी जाएंगे और क्राउन भी जाएंगे, क्योंकि एज के हिसाब से एक्साइटमेंट बढ़ता है मेरा। मेरे साथ सब कुछ उल्टा है। मैंने सुना है लोगों की उम्र बढ़ती है तो एक्साइटमेंट घटता है, एनर्जी लेवल डाउन आता है, बट मैंने ये चेक किया है बिजनेस में आने के बाद से, मेरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है और एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ हासिल किया, जैसा भी मिसेज बता रही थी। वो इंसान जो बस से सफर करता था, मुझे अच्छी तरह याद है, जो उस दिन सराय काले खां के फुटपाथ पर सोया था, जो प्लेटिनम क्वालिफाई करने के बाद वही इंसान इस दिल्ली के अंदर 5 स्टार के अंदर भी स्टे कर रहा था। उसके बाद कभी बस से सफर नहीं किया मैंने। प्लेटिनम बनने के बाद कभी बस से सफर नहीं किया। हर 2 साल में गाड़ी बदलते हैं। अभी मेरे पास स्विफ्ट डिजायर, इससे पहले एस्टीम थी। गाड़ी वाड़ी अब कोई समस्या नहीं है और फर्स्ट क्लास लाइफ स्टाइल है। नौकरी के रिटायरमेंट पर एक मुश्त पैसा होता तो एक कार ही ले पाते, पूरी लाइफ खत्म हो जाती। ऐसा नहीं है आज की तारीख में। जैसा मिश्रा ने बताया, हमने कुछ प्रॉपर्टी भी अपनी बनाई है। अब हम प्योर बिजनेसमैन हो गए हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में जब लोगों से बात कर रहे थे तो बहुत कुछ जानने को मिला। लोग बड़े अजीब हैं और कमाल के हैं। मैं लोगों को हमेशा रेस्पेक्ट देता हूं, सम्मान देता हूं, सल्यूट करता हूं कि इतने भांत के विचित्र प्राणी इस धरती के ऊपर एक साथ इकट्ठे कैसे हो गए। एक खास कैटेगरी के लोग होने चाहिए थे, बड़ा अजीब। अच्छा, क्या लगता है आपको? आप ये अपॉर्चुनिटी दिखाओ। मैंने किसी को अपॉर्चुनिटी दिखाया, उस इंसान ने बिजनेस प्लान को देखने के बाद बोलता है बिजनेस तो अच्छा है पर मैं नहीं कर सकता। और वही प्लान था जो अभी दिखाया, दूसरे को दिखाया, वो बोल रहा है बिजनेस कमाल का है, मुझे शुरू करा दीजिए। आदमी वही धरती पर रहता है, वही अनाज खाता है, सब कुछ सेम, पर स्टेटमेंट डिफरेंट क्यों आ रहा है? और जब मैंने दोनों भाइयों से पूछा आप कैसे, आपको क्यों लगता है कि मैं कर सकता हूं, मैंने इसमें एक्सपीरियंस बहुत किया बिजनेस के अंदर। मुझे पता है 6 वे तो ढूंढना, जब एक रात में 64 ढूंढूं, 6 ढूंढने में कौन से मुझे 27 साल लगेंगे, 6 तो ढूंढ ही लूंगा, समस्या कहां है। पर मैं मजे बहुत लिए मैंने लोगों के साथ। मैंने आपको क्यों लगता है भाई साहब आप नहीं कर सकते? अरे भाई साहब आप जानते हैं टाइम कहां है हम लोगों के पास। हम लोग मतलब समझ रहे हो, हम लोग मतलब हिजाइनेस, माइंड मत करना मेरी बात को। जो हम लोग बोल के बात करते हैं ना, उनका अंदर से बहुत बुरा हाल होता है। पासबुक होती है बट बैंक के अंदर पैसा नहीं होता। वो ये शो करना चाहते थे कि मेरा अपना एक स्टेटस है, मेरी बड़ी पोजीशन है, मैं नहीं कर सकता इस छोटे मोटे काम को। वो उस काम को बहुत बड़ा समझता था, जिसमें सुबह 7 बजे भागकर जल्दी से ब्रश करके जाता था और रात को 9 बजे आता था। आते ही बीबी की डांट और पूछता था बच्चे सो गए क्या, फोन करके, क्योंकि बच्चे अगर जगह मिल गए तो बच्चे बोलेंगे पापा मेरे जीन्स का क्या हुआ। 30 दिन के लिए काम किया था ताकि 30 दिन सुख से कट सके। 15 दिन पैसा खत्म हो गया। वो बोल रहा है हम लोग नहीं कर सकते। और मैंने पूछा कि क्यों नहीं कर सकते? सब देखो ये घर घर जाने का झंझट है ना, ये जैसे आप हो, आप जैसे बात कर रहे हो ऐसे मैं नहीं कर सकता। मतलब लोगों से मैं बात नहीं कर सकता। नहीं क्यों? अरे बोलते हो कि सब मैं बोल नहीं सकता आपकी तरह। घर में रोजाना झगड़े किस बात के होते हैं? तुम अगर बोल नहीं सकते हो झगड़े खत्म हो जाते हैं। तुम बोलते हो, वो कुछ और बोलती है। तो बोलना तो आता है बोलना नहीं आता।
आता है? नहीं सर आपकी तरह नहीं, ये सब बड़ा वैसा काम है सर, वो जाके गिड़गड़ाना पड़ता है। एमबीए के अंदर गिड़गड़ाने का बिजनेस समझ रहे हो? इनवाइटिंग देखना मेरी, इससे ज्यादा पोस्टर का काम कोई हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा गर्व से किसी के धंधे के अंदर बात ही नहीं कर सकते आप। यहां तो मर्द की तरह बात करते हो आप। क्यों? मर्दानगी भरा बिजनेस है, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। पोस्टर के बिना गिड़गड़ाने की जरूरत कहां पड़ रही है कि नहीं सर वो ना लोग जब मना करते तो सीधा चुभता है। बिजनेस शुरू किया नहीं, मना किसने कर दिया? सर लोग मना करते ना, बड़ा अजीब सा लगता है। लोगों घर जाएंगे, वो मना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने अच्छा एक चीज बताओ, अभी थोड़ी देर में आप मुझे मना करने वाले हो, आपकी बातों से लग रहा है। मना करने के बाद मैं निराश होऊंगा, थोड़ी देर में टेलर देके जाऊंगा आपको। मैंने क्या राय है आपकी, आप मना करोगे या नहीं करोगे? मैंने चलो फिर मैं तरीका क्या होता है मेरा वो बता देता हूं। फिर जब वो मना, मैंने पहले बोल दिया मना तो तुम करोगे, मुझे पता है, थोड़ी देर में अभी पता लग जाएगा। बट मना करने के बाद मैं हर्ट नहीं करता, मैं निराश नहीं होता, मुझे खुशी होती है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट है, प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के मान लू आप नहीं करोगे, फिर भी मान लू आप ज्वाइन करते हो। ज्वाइन करने के बाद आप इस बिजनेस को दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस, वंडरफुल कॉन्सेप्ट को लेकर जाओगे। इस बिजनेस के अंदर जो थीम है, जो छुपी हुई चीज है, वो क्या है? ये सिर्फ समझदार को समझ में आएगा, बाकी को समझ में नहीं आएगा। आपने किसी को समझाया, उसने मना किया, तो आपको तो गर्व होना चाहिए कि एक समझदार नहीं है, ये सामने वाले समझदार मान रहे थे। आप नाराज होकर आओगे या खुश होकर आओगे? बोलता साहब खुश होकर आऊंगा। अब आपकी क्या राय है? सर शुरू तो कराई दो, अब मना करें ना। सर मना कहां चक्कर है। अच्छा फिर भी रिजेक्शन को प्यार किया मैंने हमेशा। कई बार लोग कहते हैं कि साहब मुझे मना करेंगे। अच्छा आपको सिर्फ नो की वजह से करोड़पति बनने से रोकते हो ना, और इसका मतलब है नो हर्ट करता है मेरे जैसा आदमी, हम नहीं कर सकते। ये जो ईगो स्टेटस सिंबल है, ये रिजेक्शन। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर जिंदगी में नहीं घटा हो तो एमबीए को शायरी भी मत करना, क्योंकि नो तो यहां भी मिलेगा। जब आप बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल के अंदर जाते हो और वो आपके बच्चे का एक टेस्ट लेता है और वहां से बोलता है सॉरी इस स्कूल के अंदर सीट फुल है और इस परसेंट लेवल पर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। आप कहते हो थैंक यू, नेक्स्ट स्कूल के अंदर जाते हो। ये रिजेक्शन नहीं था तो क्या था? आप बॉस के पास जाते हो और बोलते हो बॉस मेरा इंक्रीमेंट लगना चाहिए, मेरे मन चाहिए जगह पर पोस्टिंग करा दो, और वो मना कर देता है। दैट वाज रिजेक्शन। आपने नौकरी क्यों नहीं छोड़ दी थी उस दिन? आप एक गोल सर्कल पर खड़े हो, आपको ऑटो करना है और ऑटो करते हो हाथ देते हो, भैया यहां से फलानी जगह चलोगे, कोई भी डेस्टिनेशन बताते हो। जी बाबूजी बैठिए, कितने रुपए लोगे? जी 100 रुपए दे देना। 80 लोगे? वो बोलता है नहीं, उस ऑटो वाले ने आपको रिजेक्ट किया था, आपने ऑटो में बैठना क्यों बंद नहीं कर दिया? क्यों नहीं आकर घर आकर सुसाइड कर लिया? बात तो वही थी ना। आपके जैसे आदमी को एक ऑटो वाले की हिम्मत वो मना कर दे, आपकी बात नहीं मानी। सेंस यही था, आप समझ नहीं पा रहे थे उस दिन। अरे सर ऑटो वाले का भी अपना कोई स्टेटस होता है, हम इन चीजों को बुरा नहीं मानते। रिक्शे वाले से बात करके देखना, सेम लाइन बोलेगा, बाबूजी 20 रुपए लूंगा। आप बोल के देखना 15 लोगे, वो कहेगा नहीं, आपको हम रिजेक्ट कर दिया उसने। सब्जी लेने जाते हो, सब्जी लेने मंडी के अंदर, अम्मा जी आलू क्या भाव है? भैया 20 रुपए किलो, वो तो 18 दे रहा है, आगे बढ़ ले। दैट वाज रिएक्शन। हम एमबीए करेंगे, वो रिजेक्शन नहीं था तो और क्या था? आप कहीं भी जाते हो, सड़क पर जाते हो, आप खड़े हो, आपने हाथ दिया, रिक्शे से भी नीचे आके बात कर लेते। शाम का टाइम है, चलो कोई ना कोई बाइक वाला रोक देगा, मेरे बहुत सारी जानकारी हमें तो दुनिया जानती है। आप चौराहे पर खड़े हैं और हमको जैसे ही बाइक निकलेगा आपने हाथ दिया, उसने स्लो भी नहीं किया, हमको तो उतार के रख दी ना। ये रिजेक्शन नहीं था तो क्या था? हर दिन रिजेक्शन को फेस करके आप आगे बढ़ते हो। रिजेक्शन फेस करना बंद कर दोगे, आगे बढ़ना रुक जाएगा उस दिन। जब रिजेक्शन को ओवरकम करोगे तब आगे बढ़ोगे। और एमबीए के अंदर जब कोई रिजेक्ट करता है तो आप सही ट्रैक पर जाते हो, आपको गर्व महसूस करना चाहिए क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। ये चीज बहुत जल्दी समझ में आ गई थी। एमबीए के अंदर सिर्फ वही फेल हो सकता है जो रिजेक्शन को प्यार नहीं करता। अगर रिजेक्शन को प्यार करने लग गया तो एमबीए के अंदर फेल हो ही नहीं सकता। और हमें इस बात की जब जानकारी मिली तो हमें एक ही चीज समझ में आ गई, रिजेक्शन ये तो लोग तैयार बैठे हुए हैं। और आज रिजेक्शन लेने के लिए करना क्या होता है? सिंपल, किसी को बोल देता हूं एक्सक्यूज मी भाई से इधर आइए, एमबीए करोगे? रिजेक्शन मिल गया, मेरा बिजनेस आगे बढ़ गया, बात खत्म। वेरी सिंपल। मैंने पहले ही बोला, इससे ज्यादा सरल कोई काम नहीं है इस धरती के ऊपर। और फिर भी इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए आपको लगे 5 मिनट में बता दूं। कई लोग बोलते हैं ना कि साहब टाइम, उसका टाइम ही नहीं मिलता। हम सुबह 6 बजे जाते हैं, कोलू की तरह दिन भर काम करते हैं, रात को आते हैं, बच्चों के लिए कुछ तो करना पड़ता है। टाइम कहाँ है? एमबीए जैसे बिजनेस के लिए टाइम कहाँ है? वो बोलते हैं एमबीए जैसे, हम बोलते हैं एमबीए जैसे बिजनेस के लिए टाइम नहीं है। वो बोलते हैं एमबीए जैसे के लिए टाइम नहीं। दोनों के जैसे में बहुत बड़ा फर्क है। हमें पता है एमबीए जैसे बिजनेस के लिए टाइम की बात कर रहे हो आप, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, और वो इसे छोटा मोटा मानता है। एमबीए जैसे के लिए टाइम कहाँ है कि इसे क्यों करूं मैं? और मैं एक चीज बोलता हूं कि आप ये कहना चाहते हो मैं अपने 8-10 घंटे इतने काम के अंदर डालने में बिजी हूं और वहां पर मैं इतना थक जाता हूं कि मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन काम के लिए और दुनिया में करोड़पति बनने के लिए टाइम को मैनेज कैसे करूं? यही तो साइंस निकलता है। वो यह पता है कि अगर इस बिजनेस को सीरियसली कर लिया जाए तो अगले 2 से 5 साल के अंदर लाइफ बदल सकती है, बहुत कुछ बदलाव आ सकते हैं, इवन पीढ़ियों तक बदलाव जा सकते हैं। पर वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। उसका वही बॉस अगर ये बोल दे कि आपकी छुट्टी 8 बजे होती है, मिस्टर शर्मा, वर्मा, गुप्ता, जो भी सरनेम है उनका, कल से आपकी छुट्टी 8 बजे नहीं, आपको 10 बजे तक ऑफिस में रुकना है। सर मेरे सामने चैलेंज है, मेरी फैमिली का चैलेंज है, मेरे बच्चों का चैलेंज है, ये चैलेंज है। और वो बोलता है मिनट 2 है, डिसीजन ले लीजिए।
जॉब रिजाइन और 10 बजे तक। कितने लोग हैं जो रिजाइन करके आ जाएंगे एट ए टाइम? 2 मिनट लगेंगे डिसीजन लेने में, 2 घंटे का समय मांगेगा। सर एक्सक्यूज मी, कल तक आप मुझे टाइम दे सकते हैं, बीवी से बात कर लेता हूं। सिर्फ 15, 20, 25 हजार की जॉब बचाए रखने के लिए 24 घंटे का डिसीजन लेना चाहता है, मुझे 24 घंटे का समय मिल जाए ना कहने से पहले, क्योंकि उसकी एक ना का मतलब है सिर्फ 15-20 हजार की इनकम का रुक जाना और एक दूसरी जगह नौकरी तलाश करना। और जहां से वो अरबपति और करोड़पति बन सकता था, लाइफ में बड़ा चेंज आ सकता था, उसको 1 सेकंड में ना बोल देता है बिना सोचे समझे, और बोलता है मेरे पास टाइम कहां है। क्या कहोगे, ये लोग हैं बड़े अजीब विचित्र नहीं है क्या? कमाल की बात नहीं है? एक 20 हजार की नौकरी बचाए रखने के लिए वो टाइम मांगता है कि मैं नो कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं, और यहां पर 1 सेकंड बोल रहा है सॉरी मैं एमबीए नहीं कर सकता, एमबीए जैसा काम नहीं कर सकता। एमबीए बिजनेस के अंदर डायरेक्ट क्या होता है, अगर आपको वहां पर 2 घंटे का आपने एक्सेप्ट कर लिया, और बॉस बहुत सरल हृदय है आपका, बहुत दयालु है, बहुत बॉस वाला गुण नहीं रखता है, साथ में कुछ मानवता भी रखता है, वो आपको एक ऑफर देता है, सर मैं आपको एक ऑफर देता हूं, आप पूरे दिन काम करते हुए आर वेरी गुड हार्ड वर्कर, अगर आप अपने इस काम के साथ जो 10 घंटे का आपको पैसा मिलता है, अगर 2 घंटे और मैनेज कर लो तो मैं आपकी सैलरी को डबल कर दूंगा। आप चाहो तो कल तक सोच के जवाब दे देना, आप इंटरेस्टेड हो क्या? आप 2 मिनट के अंदर बोलोगे सोचना क्या है सर, मैं 10 बजे तक रुक जाया करूंगा। आपकी सैलरी डबल करने का मतलब है जो भी कमा रहे हो वही तो दुगना होगा ना, वो करोड़ों तो नहीं होगा कभी भी, लाखों तो नहीं बनेगा। ये ऑफर जो मिल रहा है एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस, एमबीए बिजनेस के अंदर आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि यहां पर डायरेक्ट एसेट क्रिएट होता है, डायरेक्ट वेल्थ क्रिएट होती है, डायरेक्ट वर्थ बनाते हैं। ये शब्द है क्या? जब आप नौकरी करते हैं या अपना व्यापार करते हैं तो वहां से पैसा मिलता है, को अपनी चीजों पर खर्च कर देते हैं, जो भी आपकी आवश्यकताएं करते हैं, बाद में थोड़ा पैसा बचता है, जो भी आपका अमाउंट है उसे इकट्ठा करते हैं, उसे इन्वेस्ट करते हैं, उसे बड़े में कन्वर्ट करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं, फिर बड़े में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा कर करके आप कुछ ऐसी चीज बनाते हैं जिससे स्थायी आमदनी आने लगे। ये हर इंसान करता है। फैक्ट है ये बात। मान लेते हैं आपने ये सारा लंबा चक्कर काटने के बाद धीरे धीरे करके 10, 20, 25, 50 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। वो अलग बात है, इस पैसे को इकट्ठा करने में आपकी जिंदगी के 25, 30, 35 बेहतरीन साल निकल गए। साथ में आपने बहुत सारे कंप्रोमाइज किए थे, आपने अच्छा कपड़ा पहनने से पहले बहुत बार सोचा था, आप अच्छी गाड़ी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, आपने लाइफ के अंदर बहुत सारे समझौते किए थे, बच्चों को एजुकेशन को दांव पर लगाया था, बीवी के डिमांड्स जो भी थी, ड्रीम्स को सब पर दांव पर लगा दिया था, बट आप 50 लाख इकट्ठा करने में कामयाब हो गए थे और आपने एक मकान ले लिया। सिर्फ ये सोचकर कि बुढ़ापे के अंदर ये मकान से कुछ आमदनी आएगी, आप उसे किराए पर चढ़ा देते हैं। उस मकान से आपके घर के अंदर आता है हर महीने का लगभग 10,000 या 15,000 रुपए, 20,000 मान लेता हूं, वैसे 50 लाख से 20,000 नहीं आएगा कभी, आपको 10,000, 15,000 के आसपास आएगा। आप सोचते हैं आपने 50 लाख की संपत्ति अर्जित कर ली। ये तो आम इंसान सोचता है, आम आदमी की भाषा है, मेजोरिटी की भाषा है, और मेजोरिटी नेवर विल बी राइट। मेजोरिटी कभी सही नहीं हो सकती, सिर्फ माइनॉरिटी में ही लोग सक्सेस हासिल करते हैं, और सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो सही चीजों को समझ पाते हैं। और हम खुश हो जाते हैं कि जिंदगी की 25-30 साल तो गई जी, पर 50 लाख की हमने संपत्ति खड़ी कर दी। वो देखने में 50 लाख की है, बट आमदनी कितने की हो रही है, वह रियल में उसका वैल्यू है। रियल वैल्यू वही है, 15,000 रुपए महीने, 10,000 रुपए महीने। अगर आप 25, 30, 35 साल में कैसे तैसे करके 50 लाख की संपत्ति अर्जित कर पाते हैं, वह काम जिसमें 50 लाख से 15,000 मिल रहा है, तो आमदनी एक हिस्सा है 15,000 है, जिसकी वजह से मिल रहा है वह 50 लाख है। उसको बनाने में जितना समय लगा वह 35 साल है। क्लियर है बात? तीनों अलग अलग क्लियर कर लिया आपने। एमबीए बिजनेस को जरा चेक करके देखना। आप इसे शुरू करते हो, बिल्ड करना शुरू करते हो, सीरियसली करते हो, 1 साल लगेगा आपको प्लेटिनम जाने में। आज के सिनेरियो में 1 साल बाद आपकी आमदनी होगी लगभग 40 to 50,000 रुपए पर मंथ। एवरेज इनकम बता रहा हूं मैं, ज्यादा भी लोग लेते हैं, एवरेज ले लिया मैंने, 50,000 की आमदनी आप लेते हैं। अब आपको ये 50,000 किसकी वजह से मिल रहा है? वो लोग जो लोग हैं आपके, वो संपत्ति आपकी, उनकी वजह से आपको 50,000 आता है। जिस चीज से आमदनी आती है उसे एसेट कहते हैं। जब आप एमबीए बिजनेस को बिल्ड करते हो तो आप एक एसेट क्रिएट करते हो, और अगर सही तरीके से आपने बिजनेस को बनाया, आप इसे ऐसा बना दिया कि सही चीजें ट्रांसफर किए, तो आपकी आमदनी 50,000 है, एसेट आपका खड़ा हो गया, उसे वर्थ या वेल्थ कहते हैं। बैंक के अंदर अगर आपने पैसा डाल दिया, और कितना पैसा चाहिए जिसकी वजह से आपको 50,000 आता चला जाए, आज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लगभग कितना पैसा चाहिए कि आप मान लें कि आपको 50 लाख आता चला जाएगा? नियर अबाउट 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ रुपए अगर आपका बैंक में है तो आप कह सकते हो कि मेरे पास 50,000 रुपए महीने आएगा। आपने सिर्फ 1 साल के अंदर 2.5 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर दिया, आपने एक बहुत बड़ा एसेट खड़ा कर दिया, 50,000 की स्थायी आमदनी पैदा कर लिया, आपने सही तरीके से बिजनेस को बनाया है तो पैसा आएगा आपके पास। और आदमी बोल रहा है कि मैं 35 साल में 50 लाख की वेल्थ खड़ा करने में इतना इंटेलिजेंट और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, मैं एमबीए जैसे बिजनेस के लिए कैसे टाइम निकालूंगा? मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता कि परमात्मा ने सबको एक जैसा दिमाग क्यों नहीं दिया। नौकरी की बात करें तो मैं नौकरी करता हूं, मैं किसी का एग्जाम्पल दूंगा तो लोग हट कर जाएंगे, मुझे पकड़ के बैठ जाएंगे कि नौकरी को ऐसे कैसे बोलते हो। नौकरी से अच्छा कोई काम नहीं है, पर किसी भी धंधे में हाथ डाल लेना, कोई भी धंधे में हाथ डाल लेना, कुछ % उसमें से अमीर निकल जाएंगे। कोई भी धंधा करके देख लेना, कुछ कामयाब हो जाएंगे। बट एक धंधा, एकमात्र धंधा है जो अपना साम्राज्य बनाए हुए इस धरती के ऊपर, जो गारंटी देता है आप करोड़पति हो ही नहीं सकते। शर्त है कि ईमान को मत बेच देना। ईमान बेच के तो किसी भी काम में करोड़पति हो
जा सकता था। मैं पिछले 22 साल से जॉब करता हूं। मैंने अभी आपको बताया, मैंने 12वीं तक एजुकेशन लिया, उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा किया, 15 साल मेरे गए, 20 साल एवरेज जोड़ देता हूं 22 की जगह। 35 साल के बाद मुझे सैलरी मिलता है लगभग 27-28 हजार रुपए। मेरा पेंशनेबल जॉब है। मैं आज जॉब छोड़ सकता हूं, जो बहुत जल्दी छोड़ने ही वाला हूं। उस जॉब को अगर मैं छोड़ूंगा तो मुझे पेंशन मिलेगा, और वो पेंशन का मतलब है बिना काम का पैसा। एक ऐसा पैसा जब काम नहीं कर पाओगे तो भी आपको ये मिलेगा। ये मिलता है उस एज पर जहां काम करने की लायक नहीं रहते। बट सरकार का प्लान क्या बोलता है कि आप जब छोड़ना चाहो तो हम आपको जीते जी जब तक जियोगे हम ये पैसा देंगे। वो पेंशन बनता है मेरा 10,000 रुपए के आसपास। अगर मैं छोड़ दूं तो मुझे 10,000 मिलेगा। मेरी जिंदगी का 35 साल की कहानी समझ में आनी चाहिए आपको जॉब समझ में आ जाएगा क्यों वंडरफुल और क्यों अमीर नहीं बना जाता इसके अंदर। 10,000 रुपए मैं किसी भी और तरीके से अगर बैंक के अंदर 20-25 लाख रुपए के लगभग डाल देता तो मुझे 10,000 बैंक बिना काम के देता कि नहीं देता? देता। वो मेरे जीते जी देता और मेरे नहीं जीने के बाद भी देता और मेरी अगली पीढ़ी को भी देता। तो मैंने 35 साल में अपना खुद का वेल्थ कितना क्रिएट किया है, कैलकुलेट कर सकते हो आप। इंटेलिजेंट आदमी ने कितना वेल्थ क्रिएट किया है जो बिना काम के पैसा मिलेगा? ओनली 20 लाख, 20 लाख के साथ। हम आपकी जॉब की बात नहीं कर रहे। अगर मैं क्लास 4th होता तो 6,000 रुपए मिलता, और मैं बहुत ऊंची पोजीशन पर होता तो 15,000 और 18,000 मिलता। 1 लाख रुपए किसी को पेंशन नहीं मिला करती, 50,000 पेंशन नहीं मिला करती। ये वेल्थ कभी करोड़ में नहीं बन जा पाती। ये 15 की जगह 10 की जगह 20 भी हो जाता तो क्या होता? 20 लाख की जगह 40 लाख बन जाती। सब अभी छोड़ रहे हो इसलिए आप ये कैलकुलेशन दे रहे हो ना। 2026 रिटायरमेंट डेट है मेरा, और 2026 तक बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ ही करेंगे। वो उस टाइम छोड़ के देख लें फर्क इतना रहेगा कि उनको पेंशन मुझे 10 मिलेगी तो उनको उस टाइम तक 20 मिलेगी। बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। बट टाइम भी साथ में करता चला जाऊंगा तो मुझे उनके 20,000 की पेंशन की जगह मुझे कम से कम 2 करोड़ रुपए महीना तो मिल रहा होगा। 2026 आज ही आने वाला है। क्या चाहते हो? इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया जाए और 2 साल के अंदर एमरल्ड चले जाओ, अगले 3-4 साल के अंदर डायमंड चले जाओ। आप एमरल्ड भी चले गए, 1 लाख की इनकम तक भी पहुंच गए, तो आप 1 लाख की इनकम को जब लेते हो तो आपने कितने का वर्थ क्रिएट किया है, कितनी इनकम है जो आपकी सिक्योरिटीज में आती है, जो आपकी अगली पीढ़ी तक जा सकती है सही तरीके से अगर आपने बनाया है तो। सुरक्षित पैसा है आपका जिस पर आप नाज कर सकते हो, गर्व कर सकते हो। आप काम कीजिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हो तो भी पैसा आता है क्योंकि आपने सही एसेट क्रिएट किया है, सही नेटवर्क क्रिएट किया है। 1 लाख रुपए बनाने के लिए आपको बैंक के अंदर डालना होगा 2-2.5 करोड़। आप 2 साल के अंदर 2.5 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर लो, इनोसेंट बनकर। लोग कुछ भी कहते रहे, या अपने आप को इंटेलिजेंट सिद्ध कर दो और 50 साल के अंदर 40 साल 35 साल जितना कर सकते हो उतना कर लो। करने की स्थिति में ना रहो तो व्हील चेयर पर बैठ के कर लेना, बट आप 1 करोड़ का वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। डिसीजन आपका है। ये निर्णय लेने की क्षमता मिलती है इस बिजनेस के अंदर। जिंदगी को जीने का आर्ट मिलता है इस बिजनेस के अंदर। वो सब कुछ हमने सीखा है। आज मेरा कोई भी साथी बोलते समय ये नहीं बात करते समय ये नहीं आइडिया लगा सकता ये वही गोपीचंद चौधरी जो हॉस्पिटल के अंदर कंपाउंडर की नौकरी के लिए आया था इस दुनिया में। ये मेरा डिसीजन था कि मुझे नौकरी करनी है। नौकरी जो मिली वो मैंने ले ली। ये मेरा भाग नहीं था, मेरे मुकद्दर नहीं हो सकता। ये मैं एक चीज जानता हूं इस दुनिया के अंदर कि आपका जो रियल में पोटेंशियल है, क्षमता और योग्यता दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। जनरल नर्सिंग, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी योग्यता है, ये मेरी क्षमता नहीं हो सकती। जब आप अपनी योग्यता को क्षमता मान बैठते हो तो आप जिंदगी में पीछे हटने का डिसीजन ले लेते हो। अगर इसकी जगह मैं किसी और पोस्ट पर होता तो मेरी योग्यता होती, मैं लॉ कर लेता, LLB मेरी योग्यता होती, डॉक्टर बन जाता, मेरी योग्यता होती। और हर योग्यता की लिमिटेशन होती है, बट क्षमता की कोई लिमिटेशन होती नहीं है। एमबे बिजनेस में एमरल्ड मेरी योग्यता नहीं है, मेरी क्षमता है। एमबे बिजनेस के अंदर डायमंड जाना मेरी योग्यता नहीं, मेरी क्षमता है। यहां पर जो पिन मिलती है वो योग्यता नहीं होती, वो क्षमता होती है आपकी। आप क्षमता मानते हैं इसलिए वहां तक पहुंच पाए, और जब क्षमता को आप बढ़ाना सीख जाते हो तो आप एक दिन क्राउन भी जा सकते हो। यहां योग्यता नहीं दी जाती, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा यहां पर कि साहब आप जैसे वहां मिलता है ना रियल लाइफ के अंदर, अब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एक और सर्टिफिकेट, एक और सर्टिफिकेट लगा लो, जाकर सर्टिफिकेट की लाइन लग जाएगी। यहां पर आपको इस तरह का कोई तमगा नहीं मिलेगा। यहां पर आपको रिकग्निशन मिलता है। दोनों अलग चीज है, सर्टिफिकेट और रिकग्निशन। वहां रिकग्निशन नहीं है, पेपर है, आपको सर्टिफिकेट है। यह रिकग्निशन है। रिकग्निशन का मतलब है आपने ये हासिल किया, एक पिन इसको हासिल किया है, तो इस बात का रिकग्निशन नहीं है कि आपने इसको हासिल किया, यू आर स्पेशल। इस बात का कि ये हासिल किया है तो हमें पता है कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आ गया है। जब आप एमरल्ड जाते हो तो ये पता है 8-10 हजार लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आ गया। और अब मेरी नौकरी में रिटायर हो जाता तो 8-10 हजार तो क्या, मेरे 3 बच्चे हैं उनकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आने वाला था, तो किस बात का रिकग्निशन मिलना चाहिए ना जॉब के अंदर। बट फिर भी आई सैल्यूट एवरी जॉब, नो डाउट वंडरफुल। 35 साल 30 साल चलते हैं, जब तक जीते हैं तब तक का कुछ तो इंतजाम किया। गरीब बने रहने का सही, भिखारी तो नहीं बनाया उसने। गरीब और भिखारी में तो अंतर है। अगर एक स्थायी इनकम ना हो तो हम तो भिखारी बन जाते ना। इसलिए बोलता हूं जॉब को सैल्यूट क्यों करता हूं कि वो भिखारी नहीं बनने देता। बट ऑप्शन अच्छा क्यों नहीं मानता, वो अमीर भी नहीं बनने देता। ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जो लेके आया शख्स वो जिंदगी में बहुत बड़ा शुभ चिंतक है आपका। और मुझे इस बात का फक्र है, गर्व महसूस करता हूं कि मैं इस पूरी दुनिया की इस बेहतरीन LOS का एक हिस्सा हूं। मुझे हमेशा मेरे LOS पर नाज रहता है। मैं अपने LOS के बारे में बता दूं, मेरे LOS में फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं भाई स्पॉन्सर मिस्टर MP सिंह, मेरे बड़े भाई हैं जो प्लेटिनम है। उसके बाद मिस्टर पुष्पेन सिंह इज ऑलरेडी प्लेटिनम। देन फिर सुधीर जी हैं, और उसके बाद प्रमोद चौधरी जी हैं, विनोद चौधरी जी हैं, उसके बाद
राम राकेश शर्मा जी और सचिन जी का नाम आता है। और दिल पे हाथ रख के पूछना, वो मेरे एलओएस में इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, या वो आपके एलओएस के हिस्सेदार नहीं है फिर भी आप ऐसा बोल सकते हो। सच क्या है? गर्व के काबिल हैं। इस बात का मुझे फक्र होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारी बिजनेस में यहां तक पहुंचाने में हमें सपोर्ट किया। आज जो कुछ हूं मैं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है ओरिजिनल। जितने भी लीडरशिप बैठी है सब कुछ इन्हीं से सीखा है। आज जो कुछ है मेरे पास, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, था ही नहीं। अगर होता तो पहले ही पैसा बना लेता। एक से एक ट्रेमेंडस लीडरशिप है और हर एक का गोल एक है, आप जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते। उन लोगों को फॉलो करके यहाँ बहुत सारे लोग आगे बढ़े। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? ड्रीम। सपना वह नहीं होता जिसे आप रात को सोते समय देखते हो। सपना वह होता है जो आपको सोने ही नहीं देता, रात को नहीं सोने देता, दिन में सोचने को मजबूर कर देता है। आप जीवन में कहां तक पहुंचना चाहते हो वो अगर आपको पता है तो वो आपका डिसीजन बनेगा एक दिन। वही ड्रीम आपका डिसीजन बन जाएगा। ड्रीम डिसीजन बनता है, डिसीजन हमेशा डिसिप्लिन देता है और डिसिप्लिन से आप एक्शन करते हो और एक्शन से आप रिजल्ट तक पहुंचते हैं। बट ड्रीम नहीं है तो आप डिसिप्लिन नहीं करोगे। ये सपना आपको क्यों चाहिए एमबी बिजनेस के अंदर? एमबी बिजनेस को बिल्ड करने का सिद्धांत नंबर 1 है, कारण ढूंढना बेहद जरूरी है। वह कारण इसे अपने आप आपसे करा देगा, बदलाव करा देगा, पैसा दिला देगा, जो चाहोगे वो सब कुछ करा देगा। रीजन। दूसरा है इसे स्टार्ट करो और कभी नहीं छोड़ने का कमिटमेंट अपने आप से लो। कम से कम ऐसा कमिटमेंट तो लो जो मैंने लिया था, 1 साल करूंगा, बट करूंगा डेडिकेशन के साथ। ये घूमने का प्लेटफॉर्म नहीं है, तफरी के लिए जगह नहीं है। नहीं, कई लोग इसे एंजॉय कर रहे होते हैं, मजा आ रहा है साहब। 3 साल से अटका हुआ वही 9.5% पे, पर मजा नहीं खत्म हो रहा उसका। ये कंफ्यूजन में जीना बंद करो। पहली बात तो स्टार्ट करो, कभी नहीं छोड़ने का डिसीजन लो और बिल्ड करने का डिसीजन लो। और क्या करना होगा आपको? इसे बिल्ड करने के लिए एक हाथ का चुनाव करना होगा, एक हैंड, जिसे मेंटर कहते हैं। ये तीसरा स्टेप है आपका कि आपको एक मेंटर का चुनाव कर लेना। बिना मेंटर इसमें धक्के मत खाना, परेशान मत होना। आसान काम था, आसान रहने देना। यूं आपकी मर्जी है, करोगे वही जो आपको अच्छा लगेगा, बताना मेरा काम है। करोगे मन की। लेकिन जब मन की करते करते थक जाओ और रियल में सपना हो तो फिर ये जल्दी छोड़ देना। सिर्फ एक ही चीज रखना, अब तो मान ले। आपने सपने को लिखना है निश्चिंत होकर, ये पूरा होगा कि नहीं होगा इस बात में दिमाग लगाने की बजाय। ड्रीम सबसे पावरफुल चीज है। परमात्मा का ड्रीम का मतलब परमात्मा ने एक डायरेक्शन दिया है आपको कि यहां होना चाहिए था आपको, या यहां तक पहुंच सकते हो। ये मैसेज है जिसे आप और हम नहीं कैच कर पा रहे। आप सिर्फ उतना बड़ा ही सोच सकते हो जितना बड़ा ऊपर वाला आपको देखना चाहता था उस पोजीशन पर। आप जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा सोच लीजिए। सोचने के बाद क्या करना है? इसको लिख लेना। लिखते समय ये मत सोचना ये पूरा होगा कि नहीं होगा। और लिखने के बाद एक अपलाइन जो मेंटर आपने चुना है उसके पास बैठना कि ये मेरा सपना है, इसको मैं जिंदगी में हासिल करना चाहता हूं। मैंने एक बहुत बड़े डायमंड को सुना था, वो बोल रहे थे जिन चीजों का अभाव इंसान अपने जीवन काल में बचपन में देखता है वही चीजें बड़े होकर उसका सपना के लिए काम करती हैं। तो सपने के लिए आज वर्तमान लोगों को देखकर सपने को मत चुराना। बचपन से अब तक देखना कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती थी, कब कब क्या क्या छोड़ दिया था आपने, कब कब हासिल नहीं कर पाए थे, वो ड्रीम आपका क्या हो सकता है, वहां से आपका सर्च आउट कर सकते हो। लिखने के बाद इसको ड्रीम को डेट डालकर गोल सेट किया जाता है। ये आपका अपलाइन काम करेगा। और जब आपने कर लिया तो इसके लिए प्लानिंग की जाती है। बिना प्लानिंग फंटेसी है सब कुछ, बिना प्लानिंग कहीं नहीं पहुंचोगे। उस प्लानिंग के बाद अपने आप को कमिटेड कर देना एक्शन के लिए। विदाउट एक्शन पैसा नहीं मिलेगा। नो फ्री लंच। दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं मिलता है, यहां भी नहीं मिलेगा। आप तो बता रहे थे बड़ा सरल है। सरल का मतलब ये होता नहीं करना नहीं होता। सरल का मतलब है करने में बहुत ज्यादा सुविधाजनक, उसे सरल कहते हैं। क्लियर? अब आपने एक्शन जब करना है तो ये करना है। सपना एक माध्यम है जो आपको आगे लेके जाएगा, डायरेक्शन देगा आपको, आपके अंदर एनर्जी फ्लो करेगा, आपको एक्साइटेड रखेगा, आपको काम करने में मजा आएगा, नो सुनने की ताकत देगा, सब कुछ करेगा। बट एक ये नाव बनकर तैयार हुई, इसे दिशा देने के लिए इसके अंदर 4 चप्पू डाल दीजिए। ये चप्पू अगर डाल दिए जाएं तो नाव को डायरेक्शन मिलेगा और जितना चाहो उतना तेज चला लेना। पहला है कमिटमेंट। गाड़ी में स्पीड जो आती है उसके इंजन की ताकत की वजह से आती है, गाड़ी के ऊपर के डेकोरेशन से स्पीड का कोई अंदर नहीं है। तो पहला कमिटमेंट, अपने सपने के अंदर कमिटमेंट डालिए। आपने कमिटमेंट डाला कि मैं रोजाना 2 घंटे काम करूंगा, दैट इज योर पर्सनल कमिटमेंट। ये आपका कमिटमेंट अपने आप से किया गया है। किसी और को इंप्रेस करने के लिए वायदा मत करो, कभी अपने आप से वायदा करो और अपने आप से किए गए वायदा पर खरे उतरो, उसकी कीमत चुकाओ पूरी। और जब अपने वायदे पर खरे उतरोगे तो आपने एक चप्पू को दिशा दी है। मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था 1 साल करूंगा, 1 साल किया, पैसा नहीं आने के बाद किया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कमिटमेंट पूरा हो गया, मैंने छोड़ने का निर्णय लिया, क्या फर्क पड़ता है। दोबारा मैंने कमिटमेंट दिया मेरे अपलाइन को कि ठीक है आप कहते हो 1 साल और करता हूं, फिर किया, चल गया, बहुत अच्छा, नहीं चलता तो भी करता, क्यों, वो मेरा कमिटमेंट था। तो कमिटमेंट आपका अपने आप से किया हुआ है। अपने कमिटमेंट की केयर करने के लिए पूरी ताकत लगा देना। वो वायदा कुछ भी हो सकता है। दूसरा, जुनून चाहिए और पेशेंस, धैर्य चाहिए और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चयता चाहिए। डिटर्मिनेशन का मतलब है फैसले रोज नहीं बदले जाते। एक बार फैसला किया, परिस्थितियां अनुकूल हो प्रतिकूल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, अपने फैसले पर टिकना है। और तीसरी चीज है, ताजमहल दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य है, नो डाउट, बट ये एक रात में खड़ा नहीं हो गया था।
डायमंड से ग्रेट पिन, बहुत खूबसूरत चीज का नाम है डायमंड, बट ये तय है कि एक रात में नहीं मिलेगा। पैशन लोगों को बिजनेस में मैग्नेट की तरह खींच कर लाता है। बिना पैशन के काम करोगे, बिना एक्साइटमेंट काम करोगे, कुछ भी नहीं होगा। पैशन का मतलब है जब काम कर रहे हो तो सामने वाले को लगना चाहिए कि आप इस बिजनेस को लेकर एक्साइटेड हो। जब आप प्लान दिखाते हो तो मार्कर से चिंगारी निकलनी चाहिए, दैट इज योर पैशन। जब आप बोलते हो सामने वाले को सोचने को मजबूर कर देना चाहिए कि ये इंसान कह क्या रहा है, मेरी जिंदगी के बारे में मैं इतना सीरियस क्यों नहीं हूं, वो पैशन है। गिड़गिड़ाते हो आप, पैशन को लूज कर देते हो, जुनून नहीं होता। और एक बात बता दूं, पैशनेट इंसान को कोई हिला नहीं सकता, और जो पैशनेट नहीं होता उसे उसका चाचा हिला देगा, उसका बेटा हिला देगा, उसकी पत्नी, आपसे कुछ होता ही नहीं है। इवन उसकी बीवी छोड़ देगी, एक सेकंड में बिजनेस को छुड़वा देगी, उसका बेटा छुड़वा देगा, पापा रहने दो, आपने बहुत जोर लगा लिया, अब तो पैशनेट नहीं हो, आपका जुनून नहीं देखा उसने। वो जुनून पैदा करने में मदद करता है आपका ड्रीम। ये दो चीज आप पैदा करोगे। अगर जुनून पैदा नहीं हो रहा है और धैर्य नहीं रख पा रहे हो तो चेक योरसेल्फ अगेन, क्या ड्रीम ओरिजिनल था आपका? क्या वास्तव में आपको अपने सपने को आइडेंटिफाई कर लिया था? और ये करने के बाद, सब कुछ लिखने के बाद, एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करना है आपको, वो समझना है इस बिजनेस को कामयाब हो। बिजनेस क्या, जिंदगी किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना है, अपनी कामयाबी को बार बार देखना, उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो आप अपनी फीलिंग के थ्रू ऊपर वाले तक कम्युनिकेट करते हो थ्रू इमोशंस। आप रियल में जीवन में जो भी चाहते हो उसे ऐसा मानते हुए कि वह मिल चुका है, उसकी एक जीती जागती पिक्चर आपके दिमाग में चलानी है। वह प्रक्रिया विजुअलाइजेशन कहलाती है। और बिना विजुअलाइजेशन के लाइफ में बड़े सपने हासिल नहीं होते। छोटी छोटी चीजें तो हासिल हो सकती हैं, बट जिसे रियल सक्सेस कहते हैं वो तो बहुत बड़ी चीज है। एमबे कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। वो पड़ोसी आपका जो बोलता है, गुप्ता जी और शर्मा जी बोलते हैं, अरे एमबे एमबे, वो नहीं है भैया। ये एमबे कितना बड़ा है, एक आइडिया दे देता हूं आपको। मैं एक कैसेट सुन रहा था, उस कैसेट के अंदर वो शख्स जो स्पीकर सेम स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसमें मैंने क्या सुना था, बोल रहा है मैंने 1982 के अंदर अपना पहला जेट प्लेन खरीदा था। सेम लाइन बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना एमबे कितना बड़ा है। 1982 के अंदर मैंने अपना पहला जेट प्लेन खरीदा था। उस समय मेरे पास अपने कुछ एक हेलीकॉप्टर थे। वो बोल रहा है, शख्स क्या बोलता है, जब आप इस बिजनेस के अंदर डबल डायमंड जाएंगे तो आप पैसे से रोल्स रॉयस जैसे खिलौनों से खेलने लगेंगे। समझ रहे, वो खिलौना बोलता है। वो बोलता है मैंने डिसीजन लिया था कि क्यों ना एक रोल्स रॉयस खरीद ली जाए। मैं रोल्स रॉयस खरीदने गया, लौट कर आ रहा तो मेरी नजर फरारी पर पड़ गई। और जब आप कामयाब होते हो तो जिस पर नजर पड़ती है आप वो चीज लेने के लिए मचलने लगते हो। मैं कलर में डिफरेंस नहीं कर पाया था, इसलिए साथ में 2 फरारी लिया था। इस तरह से मैंने एक दिन में 3 कार खरीदी थी। जबकि वो बोलता है कि मेरे पास उस वक्त अपनी 2 लिमोजिन, एक पार्सले, कोई होती होगी मैं नहीं जानता, पार्सले कोई गाड़ी का नाम होगा, मेरे पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी आती है जिन्हें चलाने का मौका नहीं मिलता। और गुप्ता जी क्या करें, एमबे तू ये छोड़ दे, ऊपर वाले से बस दुआ करो, एक ही चीज करो, परमात्मा आज दे सकता है तो किसी एक और सद्बुद्धि दे देना, ताकि उसके बाल बच्चे उसको याद करें जिंदगी में क्या है, क्या कमाल की चीज है। कर सकते हो विजुअलाइज। इसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सिस्टम को अडॉप्ट करना और प्राथमिकता तय कर लेना। सिस्टम का मतलब है आप अपने आप को डुप्लीकेट मत करना, अपने आप को मल्टीप्लाई मत करना। हमारे अंदर सैकड़ों कमियां हो सकती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, बट सिस्टम रिफाइंड होता है, लोगों को उससे प्लग कर देना। सिस्टम का मतलब सेव योरसेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी, सारी चीजें आप बचाओगे। ये कामयाब लोगों के द्वारा कॉमन रूप से बनाया गया एक प्रोग्राम है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कामयाबी हासिल की है और सबने एक रिफाइंड सिस्टम बना दिया है। उसकी कॉपी कराओगे तो आपका ग्रुप बहुत सॉलिड बनेगा। एमबे बिजनेस के अंदर कितने लोगों को स्पॉन्सर करते हो, इससे कामयाबी का कोई लेना देना नहीं है। कितने लोगों को डेवलप करते हो, सारी कामयाबी उस बात पर टाकर टिकती। वो लोग जो आपकी उंगली पकड़कर आपका सेम काम डुप्लीकेट करेंगे, वो सारे के सारे आपके एसेट हैं। उन एसेट्स की वजह से आपके बिजनेस के टर्नओवर करोड़ों और अरबों में जाएंगे। इसलिए लायबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट करना सीखना है और ये काम में मदद करता है आपका सिस्टम। इसके अंदर कुछ बुक्स है, कुछ टेप्स है, कुछ मीटिंग्स है, कुछ सेमिनार्स है। इसके बारे में आपके अपलाइन आपको डिटेल में बताएंगे। सिस्टम के बाद आपने अपनी प्राथमिकताएं तय की। ये प्राथमिकताएं क्या करेंगी, आपको डिसिप्लिन करेंगी। एक कार्ड क्या आ गया पड़ोसी का, वो नाराज ना हो, एक सेकंड मीटिंग कैंसिल, मौसम खराब है मीटिंग कैंसिल। एमबे काम करेगा, कैसे करेगा काम? जो आपके सपने की तरफ लेके जाता उसको महत्वपूर्ण बना दीजिए। हर चीज पीछे सेकंड नंबर पर डाल दीजिए। जो भी चीजें दुनिया में हर चीज सेकंड है, पहले नंबर पर क्या आ गया, आपका सपना। एमबे नहीं, कई बोलते ना एमबे, एमबे नहीं, योर ड्रीम। एमबे तो केवल व्हीकल है आपके सपने तक पहुंचने का। आपका सपना ही आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो एमबे कहां से महत्वपूर्ण होगा? एमबे कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, आपके लिए कुछ नहीं कर सकती जब आप अपने सपने के लिए कुछ नहीं कर सकते। बट आप अपने सपने के लिए कुछ करने का वायदा कर लीजिए अपने आप से। एमबे तो आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है, क्या आपकी हमारी नहीं बदलेगी? जब भी आप किसी बात करो, लोग बोलते हैं कि एमबे, अरे एमबे वाले तो जब देखो तब सपने की बातें करते हैं। अच्छा, एमबे वाले नहीं सपने की बातें करते हैं और जो एमबे नहीं करते वो सपने की बातें नहीं करते क्या? बस फर्क इतना है, एमबे वाले सपने का अर्थ और महत्व दोनों जानने लगते हैं।
कुछ पावर्स हैं, अगले 2-3 मिनट में उन पर के बारे में बात करेंगे। पावर ऑफ ड्रीम के बारे में डिस्कस किया। ये पावर्स ही है जो आपको पावरफुल बनाती है। पावर का मतलब है जो भी नहीं इस्तेमाल करेगा वो पावरफुल हो जाएगा, है ना। आपके अंदर और ताकत है, उन्हें छुपी पोटेंशियल उसको रियल में बाहर निकालता है। पावर ऑफ ड्रीम, पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो सबका मिशन एक, इसका मतलब एक कामयाब दूसरे कामयाब इंसान को अपने आप को सबमिट कर दो, उसकी टीम का एक हिस्सेदार बन जाओ। बट दिल से आपके अपलाइन को, आपकी टीम को अपने आप को सबमिट करो, है ना। ये यूनिटी लाती है। और तीसरी चीज है पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब है आपकी टीम को यूनाइटेड करना, उसमें ताकत है, वो एक एटमॉस्फेयर देती है। आपकी टीम अगर एक दूसरे रिलेशन अच्छे हैं तो वो टीम दूसरी जगह पर जाकर सपोर्ट करती है, आपका टाइम बचता है और आपको कम समय में ज्यादा बड़ी अचीवमेंट्स इसके अंदर मिलते हैं। स्पोकन वर्ड का मतलब है वो शब्द जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। ये ऊपर वाले का दिया गया सबसे बड़ा वरदान है और ये पावरफुल होते हैं। जैसा अभी बात कर रहा था मैं, इनके अंदर शक्ति होती है, इनके अंदर एनर्जी होती है। और यकीन ना हो तो आजमा के देख लेना, जब आप इन्हें बोलते हो तो ये सामने वाले के एटीट्यूड को बदलते हैं और आपके एटीट्यूड को बदलते हैं। सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा डिपेंड करता है आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों से। आप बाहर किसी और के साथ पंगा मत लेना, घर जाके बीवी को बोलना सब्जी बनाए तो क्या बकवास सब्जी, और फिर रिएक्शन देख लेना अगर शब्दों में ताकत नहीं होती तो। और आप जाके बोलना सब्जी कैसी वो वंडरफुल, मजा आ गया, क्या हाथों में जादू है आपका, क्या सब्जी बनाती है, और फिर कमाल देख लेना। जब ये छोटे छोटे इंसिडेंट से जो घर के अंदर घटती है इंसिडेंट, उनसे चेक किया जा सकता है कि ताकतवर है, तो ये आपके लिए काम नहीं कर सकते क्या? ये शब्द एक बीज है और आपका दिमाग एक जमीन है जिसके अंदर ये बीज बोए जाते हैं, और जो बोते हो वो काटते हो। कुछ यूनिवर्सल लॉ है और लॉ बताते हैं कि जो बोते हो वही काटते हो, और जब बोते हो उसके कुछ समय बाद काटते हो, जैसा बोते हो वैसा काटते हो। अगर आप अपनी फसल संतुष्ट नहीं है तो आप जो बीज बो रहे हो उसको बदल दो, सीड बदलते ही ऑटोमेटिक रिजल्ट बदल जाएगा। हम अक्सर जिंदगी में वो बोलते हैं जो हम नहीं चाहते, इन शब्दों से समझते हैं कि इससे क्या होगा। अक्सर लोग जिंदगी वो दुखी है जब सुबह से शाम तक सिर्फ रोना धोना मचा रहता है। पहली चीज तो है रोना धोना बंद कर दो, चलता ही नहीं है साहब, होता ही नहीं साहब, कुछ सुनता ही नहीं है साहब, है ना। रोया जाए मरे की खबर लाइए। रोने धोने वालों के लिए बिजनेस नहीं है। एक नो पर नो किया नहीं कि ओ एक गिलास पानी देना साहब, क्यों अभी बीपी का गोली ले लेता हूं मैं आई विल डायमंड वन डे। अरे बीपी तो कंट्रोल कर, वन डे। तो जो चाहते हो वो बोलना है आपको। अपने आप को डेली जितना हो सके शीशे के अंदर खड़े होकर देखो, सामने खड़े होकर देखो, उसके अंदर तो मत जाना, सामने खड़े होकर देखो कि आप कैसे लगते हो, कैसे बोलते हो। वो मत बोलना जो नहीं चाहते, वो मत बोलना जो घट रहा है बट आपको पसंद नहीं है, वह बोलना जो अच्छा लगता है, घट रहा है, अच्छा लगता है, और जो चाहते हो। आप अपने आप से जो बातें करते हो वही एक दिन आप बन जाते हो। आप वह नहीं होते जो अक्सर बोलते हो, वह होते हो जो हमेशा बोलते हो। तो आप खड़े होकर बोल सकते हो कि क्या बोलना चाहिए हमें जिंदगी में। जो चाहते हो सिर्फ वही बोलना है, जो नहीं चाहते वो तो बोलते थे। आज 2 मिनट बोल लेना, बाहर जाकर आप 2 घंटे बोल लेना, फिर रोजाना बोला करना, मजा आ जाएगा। आई एम ए डायमंड। मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे इस बिजनेस पर गर्व है। बेहतरीन अपलाइन है मेरे पास, मुझे अपलाइन पर गर्व है। जिसको दिखाता हूं प्लान वही बिजनेस के अंदर आता है। मेरा प्लान सबसे बेस्ट प्लान है। मेरे प्लान में मैग्नेट छुपा हुआ है। लोग इस प्लान को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, तुरंत साइन अप करते हैं। जिसे बोलता हूं वही इंसान बिजनेस के अंदर शामिल होता है, अपना 100 पीवी करता है, मीटिंग अटेंड करता है, फंक्शन में आना शुरू करता है। जिसे देखो मेरी टीम का वही आदमी एक्साइटेड है, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूं। बिजनेस में मजा आता जा रहा है, मेरा बिजनेस एक्सपेंड होता चला जा रहा है, चारों तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये चीज बताती है कि मैं बहुत जल्दी डायमंड जा रहा हूं। मुझे डायमंड के लिए बनाया गया है, डायमंड मेरा रास्ता है, डायमंड सिर्फ मेरी मंजिल है। इससे समझौता, इससे प्लस में बोलना है आपको, पॉजिटिव बोलना है। यही मेरी जिंदगी का मिशन है। मैं अपनी जिंदगी के मिशन की तरफ जा रहा हूं। पूरी टीम मुझे साथ दे रही है, ये यूनिवर्स मेरे साथ है, लोग मेरे साथ हैं, मेरा परिवार मेरे साथ है। बिकॉज आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। कैसा लगा? मजा आता है बोलने में? आंख बंद करके बोलना, विजुलाइज करना शुरू कर देना। और जब इसमें मजा आता है बोलने में तो रोजाना बोला करो। आप वो बोलते हो जिसमें मजा नहीं आता, रोजाना बोलते जा रहे हो, 30-40 साल से बोलते जा रहे हो, और आज 2 मिनट में मजा आता है तो फिर रोजाना बोला करो। डेफिनेटली आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। While the techniques and approaches suggested have worked for others, no one can guarantee that these techniques and approaches will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been published in